Hello friends, I welcome you all to Study Funda. My name is Rishabh Singh. I have secured All India rank 102 in UPSC CAPF 2019 examination. This is a little bit about myself. दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे आज हम कंटिन्यू करेंगे फिजिक्स की जो अपनी सीरीज़ है हमारी साइंस की, उसमें पांचवा टॉपिक जो बहुत सबसे ज़्यादा जो यूपीएससी में, जैसे कि हमने देखा है प्रीवियस ईयर में जब हम इस सीरीज़ को बना रहे थे, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो लाइट के टॉपिक के आए हैं। इन टॉपिक्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक जब मैंने ये वीडियो सीरीज़ बनाई थी तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा मतलब जो एक तरह से फिजिक्स के जो 90% क्वेश्चन है वो लाइट से ही आए हैं। ठीक है, तो इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। तो बेसिकली हम इसमें टॉपिक्स कवर करेंगे। मिरर बेसिकली कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर जो होते हैं जो, और प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। इमेज फॉर्मेशन लेंसेज के ऊपर आए हैं, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है, और ह्यूमन आई के ऊपर भी क्वेश्चन आए। ह्यूमन आई कहाँ तक दे सकती है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो होते हैं, किसी को दूर का नहीं दिखता है, किसी को पास का नहीं दिखता है, उनका करेक्शन, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय ट्रायंगुलर प्रिज्म, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन जो हैं आए हैं। उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, तो हम इस सबको आज देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो होगा वो हम अगेन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो हम यूपीएससी के डिस्कस करेंगे, जो CAPF, CDS, NDA, CISF, AC, LDC एग्जाम्स में आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिरर से। ठीक है, तो इमेज फॉर्म मिरर से हम सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे। हाँ तो दोस्तों, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट। हाँ तो हम कुछ चीज़ें जो है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मिरर से। तो इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, द साइज ऑफ इमेज, तो देखिए प्लेन मिरर क्या होता है, जो हमारे घर में जो हम मिरर यूज़ करते हैं अपने वॉशरूम में और बेडरूम में, उससे हम बोलते हैं प्लेन मिरर, है ना, जो कि मतलब एक सीधा फॉर एग्जांपल मिरर होता है। प्लेन मतलब एकदम सीधा, ठीक है, जो कर्व नहीं है, सीधा जो मिरर होता है, नॉर्मल मिरर जो हम यूज़ करते हैं शीशा, उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है, और आपने उसमें अपनी बहुत बार अपने आप को देखा होगा, अपनी इमेज देखी होगी, तो आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें जो इमेज बनती है हमारी, जैसे हम अपने आप को देख पाते हैं उस मिरर में, उसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहली बात है, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। आप एक चीज़ याद रखिए, फिजिक्स में दो तरीके की इमेज बनेंगी। ठीक है, एक होती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और एक होती है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, इरेक्ट का मतलब होता है जो इमेज सीधी बनी है। जैसे कि अगर मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ, तो जैसे मैं खड़ा हूँ मैं वैसा का वैसा सीधा दिखूंगा। ठीक है, मेरा सर जो है सबसे ऊपर दिखेगा, पैर जो है नीचे दिखेंगे, उसे हम बोलते हैं इरेक्ट। ठीक है, और इन्वर्टेड होती है उल्टी। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूँ शीशे के सामने, तो इन्वर्टेड इमेज का मतलब है कि सिर जो है नीचे दिखेगा, पैर जो है ऊपर दिखेंगे, इमेज जो है इन्वर्ट हो जाएगी, उल्टी दिखेगी, अपसाइड डाउन, उसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। वर्चुअल और रियल का मैं आपको डिफरेंस अभी बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है प्लेन मिरर में अगर हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, हम अपने आप को वैसा का वैसा देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसलिए जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वर्चुअल इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मतलब, और इरेक्ट के साथ वर्चुअली बनेगी। ठीक है, और साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी हमको पता है। शीशे के सामने, अगर नॉर्मल शीशे के सामने हम खड़े होते हैं, तो जितना जैसा हमारा फेस है उतना ही हमको दिखता है ना, ऐसा नहीं है कि साइज बड़ा हो गया, छोटा हो गया। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम रहता है साइज ऑफ इमेज के। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड इज एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट, ये भी हमको पता है। मैं एक नॉर्मल शीशे से जितना दूर खड़ा हूँगा उतनी दूर मेरी इमेज होगी शीशे में। ठीक है ना, जैसे मैं पास आऊँगा और इमेज भी मेरी पास आ जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस जो होता है ये भी सेम रहता है।
फर्दर इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब बेसिकली फिजिक्स में ये है, मिरर के कंटेक्स में, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ और मैं अपना लेफ्ट हैंड ऐसे खड़ा करता हूँ, लेफ्ट हाथ अपना जो है ऊपर उठाता हूँ, इमेज में अगर आप देखेंगे उस तरफ से इमेज को रोटेट करके, तो इमेज में राइट हाथ आपको ऊपर दिखेगा। ये आप फोन के कैमरे से देख सकते हैं, जब हम सेल्फी लेते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इमेज जो है लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। लेटरल इन्वर्जन मतलब कि सीधी तो है इमेज, इन्वर्टेड नहीं है, लेकिन लेटरल इन्वर्जन है, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट हाथ ऊपर उठा रहा हूँ, तो अगर आप इमेज में देखेंगे उसको रोटेट करके मेरी तरफ से, तो राइट उसमें दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये लेटरल इन्वर्जन इसको कहते हैं। ये हो जाता है प्लेन मिरर में, ये आपको याद रखनी है। प्लेन मिरर में जो बनती हैं जो इमेजेस, उसकी ये प्रॉपर्टीज हैं। वर्चुअल साइज इज सेम, ठीक है, डिस्टेंस भी सेम रहता है, और फर्दर इमेजेस लिटरली इन्वर्टेड, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज अब आती है मिरर के बारे में हम देखते हैं। बेसिकली दो टाइप के स्पेरिकल मिरर मेनली जो पूछे जाते हैं यूपीएससी में, उन्हीं की बात करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। एक होते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, और एक होते हैं कन्वेक्स मिरर। देखिए जो मिरर ऐसे हैं, जो मतलब एक तरह से अंदर से ऐसे कर्व्ड है, ठीक है, यहाँ लाइट आएगी, यहाँ आपको इमेज दिखेगी बनी हुई, इसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और जो इमेज ऐसे हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, जहाँ आपको यहाँ दिखेगी इमेज बनी हुई। ये आपको बेसिकली याद रखना है, कनकेव और कन्वेक्स में कैसे डिफरेंस होता है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। अब जैसे ये मिरर है, इसका जो सेंटर है उसे हम बोलते हैं पोल, ठीक है। और इट लाइज ऑन सरफेस ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अब अभी देखिए, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, तो ये मिरर तो है, लेकिन एक ये स्फीयर होगा, कभी ये ऐसे एक स्फीयर होगा कांच का, उसमें से हमने इसको काट के मिरर बनाया है ना। तो इसका जो स्फीयर का जो सेंटर होगा, जब ये स्फीयर था, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक ऐसे लाइन जो जाती है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। और ये जो इसके बीच में हम अगर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, इसके बीच का डिस्टेंस होता है, हम इसको बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। रेडियस हो गया क्योंकि ये स्फीयर का रेडियस है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इसको सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। अब आपको याद रखना है एक ये चीज़, फोकस और फोकल लेंथ में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। आर इज इक्वल टू 2f। तो बेसिकली अगर ये एक मिरर है, तो अगर ये एक मिरर है और ये सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करती है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। इसके हाफ पे जो होता है वो होता है फोकस, एफ। अब ये फोकस कौन सा पॉइंट होता है, ये आप समझ लीजिए। हमें पता है कि जो लाइट की रेज होती हैं, जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा, ऑलवेज याद रखना है, जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हम आगे देखेंगे, तब तक लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है, ठीक है। जब तक मतलब एक मीडियम है, जब तक मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, तब तक इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा है, तब तक लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में जो है जाएगी, ट्रैवल करेगी। अब लाइट फॉर एग्जाम्पल, फोकस का क्या मतलब है, फोकस कौन सा पॉइंट होता है, फोकस क्यों बोलते हैं इसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये मिरर है और बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, बहुत सारी, ठीक है, बहुत दूर से, तो ये सारी लाइट रेज जो हैं ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करेंगी। इन सब लाइट रेज का जो मीटिंग पॉइंट है वो फोकस होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। तो ये फोकस है, और फोकस से लेके पोल का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ मिरर, जो बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये होती है पोल से लेके फोकस का डिस्टेंस है जो, वो होती है फोकल लेंथ, ठीक है। और डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो मिरर है, ये कितना लेंथ है, ये से बोलते हैं मिरर का अपर्चर। ये चीज़ें आप याद रखिए, ये काम आएंगे आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये जैसे टेबल है कि अगर फॉर एग्जांपल बाय स्फेरिकल लेंस, बेसिकली पहले है ये कॉनकेव मिरर के लिए, कि अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, और नेचर ऑफ इमेज जो है कैसी रहेगी, उसके लिए टेबल है। इसको हम अच्छे से भी समझते हैं। तो ये है जैसे कि सबसे पहले एट इन्फिनिटी वाला केस है, तो ये तो वही केस है जो मैंने अभी आपको बताया। अगर इन्फिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, और यहाँ से जो है देखो लाइट की रेज आ रही हैं, और लाइट की रेज हमें पता है अगर आएंगे मिरर पे, कनकेव मिरर ही रखा है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन, ठीक है। और कोई भी एक चीज़ आपको याद रखनी है फिजिक्स में,
अगर कोई भी इमेज बनानी है तो उसके लिए दो रेज कम से कम दो रेज का इंटरसेक्शन जरूरी है। बस दो रेज भी अगर कहीं पे मिल जाती हैं तो वहाँ पे इमेज बन जाती है। तो इमेज ऐसे बनेगी जैसे ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, तो एक रे यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी, और हमें पता है वो फोकस पे जाएंगी। इनफाइनाइट अगर डिस्टेंस से रेज आ रही हैं तो दो रेज फोकस पे मिलेंगी, इसका मतलब जो इमेज बनेगी फोकस पे बनेगी। ठीक है, तो ये है फर्स्ट केस। सेकंड केस हम देखते हैं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे अगर इमेज रखी है, जैसे यहाँ पे रखी है ए बी पर, तो ऐसे केस में जो है क्या होगा, ऑब्वियस है फिर से रे जाएगी, रे फिर से फोकस से आएगी। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट है, क्योंकि अगर देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे आता है। ठीक है, ऐसा होता है कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ होता है टेंजेंट टाइप 90 डिग्री वाला। तो टेंजेंट जो होता है 90 डिग्री पे होता है, और ये रेडियस है, ये डायमीटर है जो स्फीयर रहा होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई भी रे आएगी और वो टकराएगी मिरर से, तो वापस चली जाएगी सेम, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम पाथ पे। ठीक है, तो ये दोनों लाइन जो है मीट करेंगी, दोनों रेज मीट करेंगी, और यहाँ पे जो इमेज बनेगी, ये देखिए ये इमेज बन गई यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब एक चीज़ यहाँ याद रखिए, जैसा मैंने कहा था मैं आपको वर्चुअल और रियल का डिफरेंस बताऊंगा। रियल इमेज क्या होती है, रियल इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनेगी। रियल इमेज और इन्वर्टेड का मतलब, रियल इमेज क्या होती है, रियल मतलब जो है असली, मतलब रियल मतलब जो इमेज असली में जो रेज का इंटरसेक्शन हुआ है उससे बनती है, उसको रियल इमेज कहते हैं। यहाँ पे देखिए रेज का असली में इंटरसेक्शन हो रहा है, रियल इमेज इसलिए है ये। ऐसे यहाँ पे रे एक आई, फिर यहाँ पे दूसरी रे आई, ये दोनों रेट इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ हमारी इमेज बन गई। और देख लीजिए इन्वर्टेड इमेज है, यहाँ पे एरो ऊपर था, यहाँ पे एरो नीचे के साइड है, तो इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इमेज ये होती है। वर्चुअल में मैं अभी बताऊंगा। अब ये पॉइंट सी, मतलब केस सी है, तीसरा केस है। अगर आपका ऑब्जेक्ट ये रखा है ए बी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, तो कैसे बनेगा, कोई भी रे अगर देखिए ऐसे जाएगी और फोकस से जाएगी, और अगर ऐसे वो जाएगी मतलब फोकस से जाएगी, तो वो पैरेलल हो जाएगी। मतलब कोई भी पैरेलल रे है तो फोकस से पास होगी, और अगर कोई भी फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। दोनों रेज यहाँ मीट करेंगी और ये ऑब्जेक्ट बन गया, फिर से हमारी इमेज बन गई रियल इन्वर्टेड। साइज का देख लीजिए आप, साइज का आप देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट साइज की इमेज बनी है, यहाँ साइज छोटा हो गया, डिमिनिश्ड इमेज बनी है। डिमिनिश्ड इसको बोलते हैं जो इमेज छोटी हो जाए। ठीक है, एनलार्ज उसको बोलते हैं जो इमेज बड़ी हो गई है। वो कंपैरिजन आप कर सकते हैं, ये कितना बड़ा है, छोटा सा बना है, तो ये डिमिनिश्ड है। ठीक है, स्केल से अगर आप बनाएंगे लेके तो बन जाती हैं सारी की सारी। और ये जो बनी है इमेज रियल इन्वर्टेड है, सेम साइज की बनी है, देखिए इसका भी साइज सेम है, इसका भी साइज सेम है, बस ये उल्टी हो गई है। रियल है क्योंकि दोनों असली में मीट करी हैं। और ये जैसे कि डी है, ये केस है, इसमें देखिए आप, इसमें बेसिकली इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा है हमारा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये रहा ए बी, ऑब्जेक्ट रखा है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे ऐसे जाएगी, वैसी वापस आ जाएगी, एक पैरेलल जाएगी, एक ऐसे चली जाएगी। ठीक है, दोनों यहाँ पे जो है मीट होंगी। ये भी रियल इमेज है, और देखिए ये भी इन्वर्टेड है। रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी, ये पक्का है। ठीक है, वर्चुअल और रिएक्ट उसी तरह साथ में रहेंगे। रियल है और इन्वर्टेड इमेज है, ये रही, साइज इसका बढ़ गया है, एनलार्ज इमेज है। ठीक है, और ई में क्या है, इसमें देखते हैं केस ई में, इसमें इमेज फोकस पे रखी है। ठीक है, इमेज फोकस पे है, तो फोकस से हमें पता है कोई भी रे अगर ऐसे जा रही है तो वो सी वाली रे ऐसी कैसी चली जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे आ रही है, और ये दोनों रेज पैरेलल हो गई हैं बेसिकली। ठीक है, तो एट इन्फिनिटी ये मीट करेंगी, ऐसा हम इसको मानते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो इसमें भी इमेज जो है रियल बनेगी हमारी। अब आते हैं हम, एक ये है ऑप्शन, देखिए इस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ये है वर्चुअल इरेक्ट का बेस्ट एग्जांपल। अभी तक जो इमेज हमारी बन रही थी वो पूरा इंटरसेक्शन हो रहा था और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। अब ये पहला एग्जांपल है वर्चुअल इरेक्ट का, जो मतलब वैसे तो प्लेन मिरर में तो है, स्पेरिकल में। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने फोकस और पोल के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट ए बी, तो ऐसे रे जाएगी सी से, और वो तो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, फोकस से भी आप एक रे को ले सकते हैं, इन्होंने ऐसे उल्टा लिया है, आई इज इक्वल टू आर, ये भी आप ले सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली क्या होता है, जब लाइट की रेज होती हैं जो रिफ्लेक्ट बैक हो चुकी हैं, ठीक है, इमेज हमेशा उससे बनती है जो रिफ्लेक्ट हो चुकी है मिरर से। जो रेज रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं, कौन सी रिफ्लेक्ट हुई है, तो ये रिफ्लेक्ट हुई है, एक ये वाली रिफ्लेक्ट हुई है। जो ये रेज रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं, अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड करते हैं, जैसे देखिए हमने पीछे एक्सटेंड किया लाइट को, आगे नहीं मिल रही है लाइट, आगे तो लाइट इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, कोई लाइट एक रे इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये तो डाइवर्ज कर रही है, ये कभी नहीं मीट करेंगी। लेकिन अगर हम इसको पीछे ऐसे वो करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो ये मीट कर जाएंगी।
वही यहाँ पे हो रहा है, एक रे इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, आगे तो ये मीट नहीं करने वाली, पीछे हम इसको अगर एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये मीट कर रही है यहाँ पे पॉइंट ए पे, ए डैश पे, तो ए बी डैश हमारी इमेज बन जाएगी। इसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। देखिए रियल और वर्चुअल का मतलब फिक्स है। रियल मतलब जहाँ पे रियल में लाइट जो है, लाइट की रेज जो है टकराई आपस में, इंटरसेक्ट करी एक दूसरे, वो रियल इमेज है। ये होगी वर्चुअल इमेज, क्योंकि यहाँ पे वो वर्चुअल है, वो रियल में बनी नहीं है, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज है और ये ए डैश बी डैश है, ये जो है मतलब एनलार्ज इमेज है, और इरेक्ट भी है, देखिए सीधी है, यहाँ पे भी ऊपर को था एरो, यहाँ पे भी ऊपर को है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट जैसा मैंने कहा था साथ में आता है, तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज ये बनेगी, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज़ वैसे आती ही नहीं है, बट आप याद रख सकते हैं कि रियल इन्वर्टेड इमेज जो होती है, क्योंकि ये रियल इमेज है, इसको आप एक स्क्रीन पे ले सकते हैं, जैसे कि पेपर की शीट हो गई या प्रोजेक्टर की स्क्रीन हो गई, वहाँ पे इमेज बन जाएगी इन्वर्टेड। 12th क्लास में फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट भी है इसका, ठीक है। रियल इमेज में ये होता है, वर्चुअल में ऐसा नहीं है, तो ये भी एक डिफरेंस है याद रखने वाला। तो ये चीज़ आप जैसे याद रख सकते हैं, ऐसे आप इसको याद रखिए, बना के भी आप देख सकते हैं, नहीं तो ये जो टेबल है इसको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं सीधा कि कब हम इमेज कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी और कैसी इमेज बनेगी, तो ये सब आप चीज़ें याद रखिए, ठीक है। अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, वही है ये। तो बेसिकली मतलब कहाँ यूज़ होता है, तो एक कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर कौन सा मिरर है, ये मिरर है। तो फिजिक्स में मिरर को ऐसा बनाते हैं कि अगर ये ऐसे है, ठीक है, तो ये जो है मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये तो मतलब ऐसी पॉलिश है, पॉलिश मिरर के पीछे की जाती है, ये शीशा है मतलब अंदर अंदर की साइड है जो, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है। इसको यूज़ किया जाता है टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल हेडलाइट्स में, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसका मतलब समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्केव मिरर है, मैं सोर्स ऑफ लाइट को यहाँ पे रखूँगा, और क्या होगा, रेज ऐसे जाएंगी, फोकस पे रखूँगा मैं सोर्स को, रेज ऐसे जाएंगी, और मुझे पता है कि फोकस के बाद लाइट पैरेलल हो जाती है, सारी की सारी लाइट जो है ऐसे पैरेलल हो जाएगी, उसके बाद लाइट जो है दूर तक ट्रैवल करेगी। यही चीज़ मुझे चाहिए कहाँ पे, टॉर्च में चाहिए, सर्च लाइट में चाहिए, व्हीकल की हेडलाइट में चाहिए, कि लाइट जो मेरी है वो दूर तक ट्रैवल करे। उसके लिए मैं फोकस पे रखूँगा कॉन्केव मिरर के, वहाँ कॉन्केव मिरर यूज़ होता है, ठीक है। डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर को टू लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स। अभी हमने केस देखा था वर्चुअल इरेक्ट वाला, जहाँ पे फोकस के बीच में और पोल के बीच में रखी जाती है इमेज, और यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है बहुत बड़ी। वही एक केस है, डेंटिस्ट जो है यूज़ करते हैं मिरर्स को टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। और कंसंट्रेट लाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, इसका भी मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे हीट सोलर फर्नेस में कहीं पे आग लगानी है सपोज, ठीक है, कहीं पे आग जलानी है, तो उसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि ऐसे हम क्या करेंगे, जैसे मुझे लेट से आग लगानी है, तो ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, फोकस पे वो चीज़ रख दूंगा जैसे जहाँ मुझे आग लगानी है, जो मुझे गर्म करना है, जिस चीज़ को हीट करना है, जहाँ आग लगानी है फोकस पे है। अभी बहुत बड़ा मिरर होगा तो लाइट दूर से आएगी, सनरेज आएंगी, फॉर एग्जांपल सनलाइट आएगी, और मुझे पता है सारी की सारी सनलाइट जो है कॉन्केव मिरर से टकरा के फोकस पे जाती हैं, सारी की सारी लाइट जो है फोकस पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, तो इस तरफ इतनी ज़्यादा लाइट एनर्जी आ जाएगी, हीट एनर्जी आ जाएगी कि ये एरिया गर्म हो जाएगा, फोकस या फिर यहाँ मतलब आग तक यहाँ पे लग जाएगी। तो यहाँ यूज़ होते हैं हमारे ये कॉन्केव मिरर्स, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ आते हैं कन्वेक्स मिरर पे। कन्वेक्स मिरर हमें पता है, कन्वेक्स मिरर कैसा है, ऐसा मिरर है जहाँ पे ये जो बाहर की साइड है, मतलब उस दर की जो साइड है वो शीशा है, ये तो पॉलिश है, तो वो है हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के ऐसे दो ही केस बनते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, उस तरफ तो कुछ नहीं है, तो दो ही केस बनते हैं कि इमेज बहुत दूर है, एक पास है, ठीक है। ये दोनों केस आप देख सकते हैं। अब कन्वेक्स मिरर में क्या है, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो ऐसे लाइट आएगी और वो ऑब्वियसली उस डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। अब वो फोकस पे तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि फोकस तो यहाँ, ये तो पूरी पॉलिश है, मिरर को क्रॉस तो करेंगे, लेमिनर से टकरा के चली जाएगी। हम उसको एक तरह से एक्सटेंड करेंगे फोकस पे, ये कर दिया हमने एक्सटेंड, तो ये क्या बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है साफ साफ, ठीक है। वर्चुअल इमेज है, क्योंकि रियल में तो इमेज मिल नहीं रही है लाइन लाइट, और ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है, जो फोकस पे बनी है, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट इमेज ये फोकस पे जो है ये बनेगी। और दूसरे केस में ऐसा है, जब हमने इन्फिनिटी पे नहीं बट कुछ डिस्टेंस पे रख दिया ऑब्जेक्ट अपना, और ऐसे में भी आप जो है लाइट को ऐसे एक्सटेंड कीजिए बैकवर्ड, और फोकस और पोल के बीच में जो है छोटी सी इमेज बनेगी, ठीक है ना, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी बट डिमिनिश्ड इमेज जो है बनेगी। ये दो केस रहेंगे कन्वेक्स मिरर के, ये टेबल भी आप याद कर सकते हैं इसके लिए। ये सब हमने एनसीईआरटी से लिए बेसिकली, ताकि ईजी रहे।
जो मेन सोर्स है प्रिपरेशन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ये रियर व्यू मिरर्स यूज़ होते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी में मैं अगर ऐसे प्लेन मिरर यूज़ करूँगा शीशे में अपने, तो मुझे उतना ही दिखेगा पीछे का। ठीक है, अगर लेकिन मैं ऐसा मिरर यूज़ करूँगा जो ऐसा है, जो ऐसा मिरर है, मतलब यहाँ ये तो पॉलिश है, इस तरफ मिरर है, तो मुझे ज़्यादा वाइड दिखेगा। मैं प्लेन मिरर यूज़ करूँगा तो मुझे सामने सामने का ही दिखेगा, गाड़ी के पीछे का है। लेकिन अगर मैं ऐसे कन्वेक्स मिरर यूज़ करूँगा तो मेरे को यहाँ का भी दिख जाएगा, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, और यहाँ तक का दिख जाएगा। तो सारा का सारा मुझे जो है दिख सकता है, पीछे का ज़्यादा वाइड व्यू कवर होगा। इसलिए रियर व्यू मिरर जो होता है उसमें हमेशा कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है गाड़ियों में। ठीक है, और क्या है, दे गिव इरेक्ट थ्रू डिमिनिश्ड इमेज, दे वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। मैंने कैसे कहा, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है। ठीक है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आपको दिखेगा कन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो ये होता है। और ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि मिरर पे हमेशा लिखा होता है द ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, उसमें भी ये होता है। वो इसलिए उसका ये रीज़न है, जैसे कि हमने देखा है कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा छोटी बनती है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी चला रहा हूँ और पीछे मैं दूसरी गाड़ी को देख रहा हूँ अपने शीशे में, मिरर में, तो मुझे वो गाड़ी छोटी दिखेगी, मुझे लगेगा गाड़ी दूर है, वो इमेज उसकी छोटी बनेगी, लेकिन एक्चुअली में गाड़ी पास होगी। ठीक है, तो इसलिए वो मिरर पे ऐसा लिखा रहता है। दोस्तों हम आते हैं मैग्नीफिकेशन पे। ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या है, बड़ा ऑब्वियस ही चीज़ है मैग्नीफिकेशन, कि इमेज कितनी छोटी हुई है मिरर में। दो चीज़ होती है फिजिक्स में, एक ऑब्जेक्ट, एक मिरर। कोई भी चीज़ जिसकी हम इमेज की बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। जैसे कि अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ, और मेरी जैसी फोटो आ रही है, मैं जैसा दिख रहा हूँ वो मेरी इमेज है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का बेसिक मतलब यही है कि इमेज कितनी छोटी होगी, कितनी बड़ी होगी, वो मैग्नीफिकेशन है। तो मैग्नीफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज जो बनी है उसकी हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट कितनी है, कितनी थी, उसका रेशियो मैग्नीफिकेशन है। ऑब्वियसली अगर ये रेशियो 1 से ज़्यादा होगा, अगर रेशियो 1 है, इसका मतलब दोनों सेम है। ठीक है, ये प्लेन मिरर के लिए अगर मैग्नीफिकेशन क्वेश्चन है, मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर क्या है, तो आप लिखेंगे 1, क्योंकि जितनी मेरी हाइट है उतनी मेरी इमेज की हाइट है, ऑब्जेक्ट दोनों की सेम है, 1 हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैग्नीफिकेशन में रेशियो जो है मैग्नीफिकेशन का, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये है कि इमेज जो है लार्ज हो गई है, जो इमेज बनी है वो बड़ी बनी है, जबकि ऑब्जेक्ट छोटा था। और अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, इमेज जो है वो छोटी हो गई है। ठीक है, लेटर एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। और ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस से भी है इसका रिलेशन। v होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और फिजिक्स में हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, याद रखिए। जैसे मान लीजिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये मिरर है, तो जो पोल होता है मिरर का, यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और अगर यहाँ सपोज इमेज अगर यहाँ बन रही है तो ये इमेज डिस्टेंस है। तो हमको ये पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो है वो सेम होता है प्लेन मिरर के लिए। तो ऑब्वियसली अगेन प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन बना गया। ठीक है, दोनों तरीके से। तो ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। वैसे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन याद रखिए मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला में हम इसको यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले को 1/v + 1/u। v इज इमेज डिस्टेंस जो कि पोल से मेजर होगा। ठीक है, और इधर के लिए पॉजिटिव होता है, इधर के लिए नेगेटिव होता है, हालांकि उसकी नीड नहीं है, बट स्टिल। u जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f होता है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। और तो इतना आपको ये याद रखना है। बाकी ये है कि हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। यहाँ पे जो हम हाइट लेंगे वो प्लस में लेंगे आप अगर वर्चुअल इमेज होगी, और नेगेटिव लेंगे अगर वो रियल इमेज होगी। ठीक है, तो इस इतना जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आइए यूपीएससी के डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है CDS 1 2020 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। देखिए मैंने कहा था प्लेन मिरर के क्वेश्चन आएंगे। प्लेन मिरर की जो इमेज फॉर्म हुई है उसके बारे में, इट इज़ ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें पता है। हाँ, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सी है वो निकालनी है। इट इज़ ऑफ सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ अगर मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूँ इमेज सेम बनेगी साइज की। लेटरल इन्वर्टेड, ये भी हमने पढ़ा था, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड एज मिरर, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, उतनी दूर रहेगी जितने हम दूर जाएंगे इमेज भी हमारी उतनी दूर हो जाएगी, जितने हम पास आएंगे इमेज भी उतनी पास हो जाएगी। रियल इमेज है, ये गलत है, आंसर इज सी। देखिए मुझे पता है कि जैसे मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ और मेरी जो इमेज बनती है, हमारी इमेज, वो शीशे के अंदर बनती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, रियल इमेज होती तो वो इन्वर्टेड होती। रियल इमेज कभी भी शीशे के बाहर बनेगी, अंदर नहीं बनेगी। शीशे के पीछे अगर इमेज बन रही है तो मतलब वो वर्चुअल इमेज है, तभी वो शीशे के अंदर बनी हुई है। ठीक है, अंदर तक लाइट घुसेगी नहीं। और रियल इमेज जो है वो हमेशा स्क्रीन पे बनेगी।
तो ऑब्वियसली वो रियल इमेज नहीं होती है, तो हमें गलत स्टेटमेंट पहचानना है, तो आंसर इज सी। और ये क्वेश्चन है CDS-1 2020 का। इन अ पेरिस्कोप द टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट। ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, बट हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। पेरिस्कोप क्या होता है, जैसे कि ये होता है पेरिस्कोप। ये बेसिकली दोस्तों पेरिस्कोप होता है, जिसमें यहाँ एक मिरर लगा होता है, यहाँ एक मिरर लगा होता है, ऐसे होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ पे हमारी सपोज आई है, ठीक है, और हम यहाँ पे जो है कोई चीज़ यहाँ से देख रहे हैं, और यहाँ पे मान लो पहाड़ है, तो हमको ये दिख जाएंगे यहाँ से। हम इसको देख सकते हैं कैसे, क्योंकि जो पहाड़ से जो लाइट रेज आएंगी वो ऐसे आएंगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसी आएंगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज में आएंगी, तो हमको ये देख सकते हैं, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल रहता है ये। तो यही क्वेश्चन है, इन अ स्पेरिस्कोप टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट। हमें पता है प्लेन मिरर कैसे रखे गए हैं, एक ऐसे, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं, ठीक है। तो पैरेलल टू ईच अदर, इसका आंसर है ए, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप याद रखिए, पेरिस्कोप क्या है, ठीक है। अभी स्टेटमेंट वाला वही क्वेश्चन है जिसमें 4 कोड्स होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। मिरर यूज्ड इन सर्च लाइट इज पैराबोलिक, ठीक है। पैराबोलिक क्या होता है, वही पैराबोला हमको पता है कैसी शेप होती है, बेसिकली कर्व्ड शेप जो होती है वो पैराबोला हो सकती है, लाइक दिस, इसे हम बोलते हैं जैसे कि पैराबोला, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ये कॉनकेव, अगर यहाँ पॉलिश है तो वही है, ये कॉनकेव मिरर है सर्च लाइट में, जिसमें फोकस पे लाइट रखूंगा और वो दूर तक जाएगी, जैसा कि हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर का एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। मिरर यूज इन सर्च लाइट इज पैराबोलिक। ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम सोर्स एट फोकस ऑफ पैराबोलिक मिरर आर रिफ्लेक्टेड एज एन इंटेंस पैरेलल बीम। तो बिल्कुल सही रीज़न है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 2-1 का। इसलिए हम यूज़ करते हैं पैराबोला मिरर, पैराबोलिक मिरर, क्योंकि जो रेज आती हैं फोकस से, ठीक है, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर बहुत पावरफुल इंटेंस पैरेलल बीम दूर तक लाइट ट्रेवल करती हैं, ठीक है। आंसर इज ए, ठीक है। ये क्वेश्चन है CDS 2011 का। व्यू फाइंडर्स यूज इन ऑटोमेटिक टू लेक पोजीशन ऑफ व्हीकल्स बेंड। देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब व्यू फाइंडर्स का तो मतलब, तो ऐसे तो मुझे भी नहीं पता है व्यू फाइंडर क्या होते हैं, लेकिन यह लिखा है यूज इन ऑटोमोबाइल टू लोकेट पोजीशन ऑफ व्हीकल्स बिहाइंड, मतलब ये रियर व्यू मिरर है और कुछ नहीं है, ठीक है। आर मेड ऑफ, हमें पता है रियर में कन्वेक्स मिरर का बना होता है, जो हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ऐसे मिरर होता है कन्वेक्स मिरर, और इधर जो है पॉलिश होती है, तो मुझे वाइड फील्ड ऑफ व्यू दिखेगी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, मैं बहुत ज़्यादा डायरेक्शन को देख सकता हूँ, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर का बना होता है ये व्यू फाइंडर या फिर रियर व्यू मिरर, तो हेंस इसका आंसर हो जाएगा सी। अब ये जैसे अगला क्वेश्चन है CDS 2014 का। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। हाँ, तो देखिए वैसा रहता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो है वो बनती है और रियल इन्वर्टेड बनती है। यहाँ बात हो रही है वर्चुअल इरेक्ट की। तो अगर आपको याद होगा, सिर्फ 2 केस ऐसे हैं जहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो है बनती है। तो प्लेन मिरर में तो बनती है, जो हम घर में यूज़ करते हैं, अगर हम उसके सामने खड़े हो तो हमारी इमेज भी सीधी आती है। तो प्लेन में तो ऐसा होता ही होता है, और अगर आप वो टेबल देखेंगे तो कन्वेक्स मिरर में भी ऐसा होता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो डेंटिस्ट है वो यूज़ करते हैं मिरर को, सॉरी, जो रियर व्यू में है हम यूज़ करते हैं गाड़ियाँ उस मिरर को, जैसे रियर व्यू मिरर में देखते हैं गाड़ियों को, ठीक है। तो जैसे रियर व्यू मिरर है मेरा, वो कन्वेक्स मिरर है, उसमें पीछे गाड़ियों को देख रहा हूँ तो गाड़ी उल्टी नहीं दिखती मुझे, गाड़ी सीधी दिखती है, ठीक है। तो मतलब कन्वेक्स मिरर में भी इमेज इरेक्ट बनती है, ठीक है, और कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। तो इधर प्लेन और कन्वेक्स, ठीक है ना, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, ठीक है, इमेज ये पेज इरेक्ट। तो इसका मतलब आंसर है प्लेन और कन्वेक्स। कनकेव में भी मेरे बनती है इरेक्ट इमेज, लेकिन यहाँ लिखा है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, इसलिए यूपीएससी क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना जरूरी है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, कनकेव में पर्टिकुलर पॉइंट पे बनती है। अगर हम ज़्यादा पीछे चले जाएंगे या ज़्यादा पीछे चले जाएंगे तो कन्वेव में इन्वर्टेड हो जाएगी इमेज। यहाँ लिखा है कितनी पीछे चले जाओ, इमेज हमेशा इरेक्ट रहनी चाहिए, डिस्टेंस मैटर नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ प्लेन और कन्वेक्स के लिए ठीक है, ठीक है, कनकेव के लिए ऐसा नहीं है। तो हेंस आंसर इज ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये CDS 2015 का। अ पर्सन इज स्टैंडिंग 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, अप्रोचेज मिरर बाय 40%, न्यू डिस्टेंस बिटवीन पर्सन इज इमेज इन द प्लेन मिरर इज। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये जो है ये प्लेन मिरर है हमारा, और ये जो है पर्सन है, ठीक है। अभी ये पर्सन 1 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा है, मतलब 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर खड़ा है मिरर से। ही अप्रोचेज द मिरर बाय 40 सेंटीमीटर, ये चल के 40 सेंटीमीटर आगे चला गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया सपोज, ठीक है। अब जो 40 सेंटीमीटर आगे आ गया, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना रह गया मिरर और उसके बीच,
60 सेंटीमीटर डिस्टेंस रह गया मिरर और उसके बीच, 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर आ गया वो, 100 में से कम हो गए 40, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस है मिरर और पर्सन के बीच। न्यू डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड इज इमेज इन द प्लेन मिरर इज, हमें पता है प्लेन मिरर में इमेज भी वहीं बनती है जब पर्सन होता है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, अगर मैं मिरर से 60 सेंटीमीटर दूर खड़ा हूँ तो मेरी इमेज भी मिरर से 60 सेंटीमीटर दूर बनेगी, इसका मतलब यहाँ से और 60 सेंटीमीटर पीछे चले जाइए, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर्सन की जो है, यहाँ उसकी जो है इमेज बनेगी मिरर के अंदर, ऑब्वियसली वर्चुअल रिएक्ट प्लेन मिरर है, तो बेसिकली उसकी और उसकी इमेज में कितना फर्क हो गया, ये 60 सेंटीमीटर, उसकी इमेज यहाँ प्लस ये 60 सेंटीमीटर, तो हो गया 120 मीटर, ठीक है, तो 1.2 मीटर इज द आंसर, बी ऑप्शन। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि CDS 2015 का एक क्वेश्चन है, द आउटसाइड रियर व्यू मिरर ऑफ मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स इज मार्क्ड विद वार्निंग, मैंने बताया था आपको, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, सच मिरर्स आर, अगेन देखिए वही क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट यूपीएससी में जाती है, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, तो हमें पता है ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जो रियर व्यू मिरर यूज होते हैं, आंसर इज डी। दूसरा ये क्वेश्चन है CSF ACLDC 2020 लेटेस्ट क्वेश्चन है ये यूपीएससी का, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी फ्रॉम पोजीशन ऑफ अ कनकेव मिरर, विच वन इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू अबाउट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, गलत स्टेटमेंट हमें जो है वो हमें पहचाननी है, ठीक है। कनकेव मिरर है, इसका मतलब बना के देख सकते हैं, जैसे कि ये है मिरर, ये पॉलिश साइड है और ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, और पोजीशन इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो मुझे पता है कि रेज ऐसे आएंगी इन्फिनिटी से, और सारी रेज जो है वो फोकस, अगर ये पॉइंट है फोकस से आके पास करेंगी और पॉइंट साइज इमेज बनेगी फोकस पे, ठीक है, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड इमेज बनेगी मेरी फोकस पे। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। पोजीशन ऑफ इमेज इज एट द फोकस ऑफ मिरर, ये तो ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑब्जेक्ट, ये गलत है। इमेज साइज अगर मेरा इतना बड़ा भी था लेकिन इन्फिनिटी पे था, पॉइंट साइज इमेज बन रही है फोकस पे, साइज तो बिल्कुल भी सेम नहीं है। इमेज इज रियल, इमेज इज इन्वर्टेड, ये भी हमको पता है रियल इन्वर्टेड है, तो हेंस द आंसर इज बी, बी स्टेटमेंट गलत है। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू सरफेस नॉर्मल, ठीक है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है प्लेन मिरर, सपोज मेरा जो है वो ये है और ये मेरा जो है सपोज अब मान लीजिए नॉर्मल है, और ये मेरा इंसिडेंट लाइट जो है वो आई है एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री का एंगल हो गया है, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू सरफेस नॉर्मल, ठीक है। ये सरफेस, ये मिरर है मेरा सीधा, और ये नॉर्मल मतलब जो मिरर के 90 डिग्री पर है उसे हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल पे ही हमें पता है, देखिए रिफ्लेक्शन में एक चीज़ एक याद रखिए, रिफ्लेक्शन के लिए भी है, अगर ये नॉर्मल, अगर ये सपोज मिरर है और ये जो है सब ये प्रिंसिपल एक्सिस भी यही है, नॉर्मल भी यही है, किसी भी पॉइंट पे अगर रे ऑफ लाइट आती है ऐसे उस पॉइंट पे, वहाँ हम नॉर्मल बना सकते हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक, ऐसे रे ऑफ लाइट आई ऐसे चली गई, ये एंगल जो होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, ठीक है। और इसको जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, नॉर्मल से एंगल आप कैलकुलेट करेंगे, इसे बोलते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ये आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है। तो अगर इसमें लाइट आई है 40 डिग्री पे आई है लाइट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस नॉर्मल, मतलब वही 40 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो हमें पता है कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी और लाइट का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी 40 डिग्री होगा, ठीक है, दोनों एंगल 40 डिग्री हो गए। अब इसमें लिखा है व्हेन इट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर इट अंडरगो डेविएशन ऑफ, अब ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, मतलब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स में गलती करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली कैसे कैलकुलेट करना है, ये आप देखिए, तो इसको बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीख लेते हैं हम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन का क्या मतलब है, मतलब रे कितने डेविएट हुई, या अगर ये करे ऐसे आ रही थी फिर वो ऐसे चली गई है, ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस रे को एक्सटेंड करेंगे, लाइक ऐसे हम उसे एक्सटेंड करेंगे, फिर उस रे को हम देखेंगे कि उसे कितना घुमाना पड़ेगा, कितना उसमें डेविएशन हुआ, ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये बहुत ज़्यादा बुक्स में भी कहीं कहीं जगह गलत दिया हुआ है, तो ये इसे बोलते हैं एक्चुअली में एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो अब इसको समझिए, अगर 40 डिग्री पे लाइट आई और 40 डिग्री पे चली गई, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा यहाँ से, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाता, ठीक है, ये ऐसे जाता लेकिन ये ऐसे जा रहा है। अब ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ डेविएशन, इतना बड़ा। अब ये डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, देखो ये पूरा 90 है, हमको पता है ये 40 है, तो बच्चों को कितना होगा, ये होगा 50 डिग्री,
ठीक है, और हमें पता है ये 40 है, ठीक है। अगर ये 40 है तो मैथ से हम ऐसा कह सकते हैं, जब से अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये 40 डिग्री है, ठीक है, ये 40 डिग्री हो गया। और अगर ये 40 हो गया तो ये टोटल 90 है क्योंकि ये नॉर्मल है, ये 50 हो गया। तो ऐसे में देखिए हम कैलकुलेट करके एंगल ऑफ डिविएशन आता है 50 50 100 डिग्री। तो रेज जो है वो 100 डिग्री से डिविएट हुई है, एंगल ऑफ डिविएशन है 100 डिग्री, हेंस आंसर इज बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह गलत दे रखा है, इसको आप ध्यान से देख लेना, इस पर 1-2 बार क्वेश्चन भी आए हैं तो लोग इसको गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे जो डेविएशन का एंगल है वो 100 डिग्री है, ठीक है, डी। तो अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिक रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है ये हम देखते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब ऐसा होता है कि लाइट हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ऑलवेज, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, फिर स्ट्रेट जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, ठीक है, ये होती है लाइट। जब तक कोई ऑब्जेक्ट आएगा, मिरर आएगा, तब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, अदरवाइज स्ट्रेट जाएगी। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट बेंड कर जाती है। सपोज लाइट ऐसे जा रही थी, आगे कुछ नहीं आया, बस मीडियम चेंज हो गया, यहाँ पे वाटर था और सपोज यहाँ ऑयल हो गया, लाइट ऐसे जाते जाते ऐसे बेंड कर गई या इधर को चली गई, उससे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, कि लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि जब मीडियम होता है, जैसे मैंने बताया ना वाटर से ऑयल में जा रही है लाइट, तो वाटर और ऑयल दोनों का इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, ठीक है। इनकी बेसिकली अगर हम इसको लेमन भाषा में समझें, इनकी डेंसिटी अलग अलग है। वाटर थोड़ा एक तरीके से कम थिक है, हमें पता है तेल जो होता है, ऑयल जो होता है ज़्यादा थिक है। इस वजह से जो लाइट की स्पीड है वो वाटर में अलग होगी, ऑयल में अलग होगी। इस वजह से लाइट की स्पीड क्योंकि अलग होगी तो लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, ठीक है। कैसे डेविएट होगी हम देखते हैं अभी, ठीक है। अब जैसे ये चीज़ आप याद रखिए, स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन अ रेयर मीडियम। ऑब्वियस सी बात है ये, अगर कोई जैसे कि मान लीजिए वाटर है जो कम थिक है, उसमें लाइट को ट्रेवल करना है तो लाइट इजीली पेनिट्रेट कर जाएगी, बहुत अच्छी स्पीड होगी लाइट की वाटर में। लेकिन कोई बहुत थिक मीडियम आ गया, जैसे कि डेंस मीडियम आ गया बहुत थिक, जैसे कि ऑयल आ गया, ऑयल बहुत थिक है, ऑयल में लाइट को ट्रेवल करने में दिक्कत होगी, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। इसका मतलब समझिए, हम यहाँ से समझेंगे। देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्लैब का एग्जांपल है, ये एयर है, ये ग्लास है, बट ऑब्वियस सी बात है एयर है रेयर मीडियम, ग्लास है डेंसर मीडियम। एयर बहुत रेयर है, ज़्यादा थिक नहीं है, ग्लास तो बहुत ज़्यादा थिक है हवा के कंपैरिजन में, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट, ये ई एफ रे ऑफ लाइट है, जब ये, और ये नॉर्मल है हमारी एन जो बनी हुई है 90 डिग्री पर सरफेस से मिरर के या फिर स्लैब के, ठीक है। अब जो क्या है, अब जो रे ऑफ लाइट है, अब रिफ्रैक्शन का भी वही रो होता है, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। रिफ्रैक्शन ये हम बताएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो यहाँ जो लाइट आई है, पहली बार जो लाइट आएगी, अब इसको सीधा जाना था इस डायरेक्शन में, जो डैश लाइन है, इसको लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट लाइट ऐसे नहीं गई क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। और जैसे हमने देखा है, जैसे ही लाइट डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जैसा हमको पता है, और इसलिए वो बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बेसिकली रे ऑफ लाइट ऐसे आई और वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड कर गई, क्योंकि लाइट स्लो हो गई, तो ये वाली लाइट गई, ये बेंड कर गई, देखिए नॉर्मल की तरफ, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही वो वापस जाएगी रेयर में, वो फिर से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी वापस, लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, फिर से वेव फॉर्म नॉर्मल हो जाएगी। ये दोनों ही पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है, जहाँ वो जानी चाहिए थी और जहाँ वो एक्चुअली गई है, बट लाइट का पाथ जो है चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। और इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है मैं आपको बता दूँ। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस रे पे आके गई है, लास्ट में जहाँ निकलती है स्लैब से, ये R2, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये I1 ये है, और यहाँ पे जो R2 है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसे हैं, ठीक है, एक दूसरे से ये इक्वल होंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो रिफ्रैक्शन के बेसिकली 2 लॉज हैं, वो यही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ऑल लाइन सेम प्लेन। ये ऐसे पढ़ने के लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये यही है कि देखिए बस ये जो हमारी इंसिडेंट जो रे है, ये है इंसिडेंट रे, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये सेम प्लेन में ऑब्वियसली, ठीक है, एक्स प्लेन में है तो एक्स प्लेन में ही है, और नॉर्मल है, तीनों एक प्लेन में है। उसके बाद द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, मतलब साइन आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन आर, ये कांस्टेंट रहता है। तो साइन आई बाय साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन मीडिया, गिवन मीडिया मतलब फॉर एग्जांपल वाटर के लिए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसको हम, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो अब हम आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करते हैं, ठीक है। इट टर्न्स आउट दैट प्रोपागेट्स विद डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था आपको, वैक्यूम में तो कोई मैटर ही नहीं है, तो वैक्यूम सबसे रेयरेस्ट मीडियम जो पॉसिबल है वैक्यूम है, मैटर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें, सबसे तेज जाएगी लाइट। तो ऑब्वियसली लाइट जो सबसे ट्रेवल फास्टेस्ट जो ट्रेवल करती है वो करती है वैक्यूम में, और स्पीड हमने बताया था 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, जो मतलब हाईएस्ट है, ठीक है। और हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली रेशियो में लिखते हैं दो मीडियम का, विद मीडियम वन जैसे एयर और ग्लास है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, या फिर ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, वैसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली आप याद कर लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय V1 और V2, स्पीड ऑफ मतलब जो लाइट है, ठीक है, वैक्यूम में। और इसको हम इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं, हालांकि इतनी नीड इसकी नहीं पड़ती है, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आए हैं बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, आइए हम इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है CDS 2008 का, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एंगल 30 डिग्री विद नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द रे विल बी डेविएटेड फ्रॉम इट्स इंसिडेंट डायरेक्शन बाय व्हाट एंगल। अगेन जैसे मैंने आपको कहा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेविएशन का। ये जो है ये मेरा मिरर है और ये जो है नॉर्मल है, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट आई है और ये आई है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट जो हुई है 30 डिग्री के एंगल पे हुई है, ठीक है। और रिफ्लेक्ट जो है लाइट ऐसे होगी, फिर से एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल आर, 30 डिग्री के एंगल पे जो है रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। और अब इसमें क्या होगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा यहाँ, तो ये हो गया डी बड़ा, एंगल ऑफ डेविएशन ये हो गया। इस रे को, ये रे ऐसे जानी चाहिए थी और ये ऐसे घूम के इधर जा रही है, तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, इसको निकालना है। ये 30 है, ये पूरा 90 होता है, तो ये 60 हो गया, और ये 30, ये भी 30 होगा, ये पूरा 90 है तो ये भी 60 हो गया, 60 + 60 120 डिग्री, तो सी इज द आंसर, ठीक है, जैसे पहले हमने सॉल्व किया था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हमें पता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मतलब रेक्टिलिनियर मतलब सीधी लाइन में जाती है लाइट। डज होल्ड इफ मीडियम ऑफ, ठीक है, मतलब डज होल्ड, डज होल्ड का मतलब है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, लेकिन ऐसा कब होता है, ये चीज़ कब, ये स्टेटमेंट कब सच है, तो ऑब्वियसली तब सच है जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया तो लाइट स्ट्रेट लाइन में जाएगी, लाइट बेंड हो जाएगी, ये हमको पता है, ठीक है। तो ये कब होगा, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो ऐसा नहीं होगा, वहाँ तो लाइट बेंड हो जाएगी। मेड अप ऑफ स्लैब्स और डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा भी नहीं होगा, एक स्लैब से दूसरे में जाते हुए वो बेंड हो जाएगी। होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट, जहाँ सारा मीडियम होमोजीनियस है, सेम है, ट्रांसपेरेंट है, वहाँ ऐसा होगा, सी इसका आंसर है। इन होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट ये भी नहीं है, इन होमोजीनियस में भी नहीं। मान लो मैं वाटर को और ऑयल को मिक्स कर दूँ, वहाँ से लाइट निकालूँ तो लाइट सीधी जाएगी नहीं, जब वो ऑयल के थ्रू जाएगी तब बेंड कर जाएगी, फिर वाटर में आएगी फिर से बेंड कर जाएगी, ठीक है। तो इन होमोजीनियस भी नहीं होना चाहिए, होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट, आंसर इज सी, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, यह है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो बेसिकली हमारी यूपीएससी के लिए दो टाइप के लेंस जो हैं ज़रूरी हैं, एक वो यही है कि ये, इसे हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं कनकेव लेंस। तो बेसिकली फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन ये है, कन्वेक्स लेंस वो है जो बीच में थिक है, ठीक है। अगर आप फील करेंगे, फॉर एग्जांपल पता लगाना है, तो बीच में जो लेंस थिक है उसे हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, और जो बीच में ऐसा है दबा सा है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये कन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। ये डायग्राम आप याद रखिए, इससे थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, क्योंकि लेंस में देखो दो स्फेरिकल सरफेस है, मिरर में तो एक था, लेंस में दो हैं, एक ये रहा एक ये रहा, दो फोकस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो फोकल लेंथ, ये सब होती हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है, ये फोकस 1 फोकस 2, ये है 2f मतलब वही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर दो फोकस होंगे, ठीक है, ये पोल है उसका। तो इसमें भी फंडा वही लाइट का सेम रहता है, अगर इसमें दूर से लाइट आ रही है तो सारी के सारी जो रेज, अब बस फ़र्क ये है, मिरर में हमारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, यहाँ पे क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। देखो ये एयर से ये ग्लास में आ रही है, फिर एयर में आ रही है, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन हाँ लाइट के फंडामेंटल सेम रहेंगे, यहाँ रे पास होंगी, रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, लेकिन फंडामेंटल सेम है। अगर पैरेलल से आ रही है कोई लाइट तो फोकस पे पहुँच जाएगी, वो फोकस पे मतलब वो आएगी, सारी की सारी मीट करेगी लाइट, ठीक है। सिमिलरली कोई लाइट अगर फोकस से आ रही है तो बाद में पैरेलल हो जाएगी, वो सेम रहेगा। वैसे कॉनकेव में आप देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए फिर से वही बात, ये हमें भी सेम है, ये रियल इन्वर्टेड इमेज है, सॉरी हाँ ये रियल इन्वर्टेड इमेज है,
क्योंकि रियल में लाइट की रेज मिली है। ये कॉन्केव लेंस में क्या है, लाइट ऐसे आ रही है, रेज ऐसे आ रही है, फिर लाइट ऐसे डेविएट हो रही है कॉन्केव में, ठीक है। लेकिन हम इनको बैक बैक पीछे इसको जो है हम एक्सटेंड करेंगे तो फोकस पे मिल रही है। तो ये वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमारी जो है बन रही है कॉन्केव लेंस में। वैसे अगर मैं इजीनेस के लिए बताऊं तो जो कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस के केस सेम होते हैं लगभग लगभग कॉन्केव मिरर जैसे, याद रखिएगा। और जो कॉन्केव लेंस होता है इसके केस सेम होते हैं कन्वेक्स मिरर जैसे। तो कन्वेक्स मिरर कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो ये जैसे मिरर के लिए है, ये बेसिकली पहले कन्वेक्स लेंस के लिए है। तो ये टेबल, इसको अगर ये हम समझते हैं अच्छे से, तो ये है इमेज फॉर्मेशन। केस ए में वही है, सिंपल केस जो भी हमने देखा था। सारी की सारी रेज अगर ऐसे इन्फिनिटी से आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी, तो इन्फिनिटी से कोई भी रे आती है तो हम उसको पैरेलल मान के चलते हैं, दूर से आ रही होगी। दूर से कोई भी रे अगर इन पैरेलल नहीं आएगी तो पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है। वो रे जो है उसके बाद पास हो जाएगी और वो मीट करेगी फोकस के ऊपर, ठीक है। और ऑब्वियसली रियल इन्वर्टेड इमेज बन गई हमारी। दूसरे केस में वही चीज़ फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो अगर हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे, कोई रे अगर पास होगी तो फोकस के थ्रू जाएगी पैरेलल वाली, ओ से कोई अगर जाएगी पोल से तो भी रे सीधी की सीधी चली जाती है, कहीं नहीं होगा उसका मतलब कोई डिफ्लेक्शन, क्योंकि अगेन वो 90 डिग्री पे आ रही है, ठीक है। वो टेंजेंशियल है तो ऐसे सीधी रे आएगी। तो इन्वर्टेड इमेज फिर से रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है यहाँ पे, देख लीजिए, क्योंकि सच में वो मतलब मिल रहे हैं। और ये उसकी पोजीशन है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी फोकल लेंथ, वो सब सेम है। ये सी केस है, इसमें सी पे रखा है, तो जैसे कि देखिए उसमें भी सी पे बनती थी, उसमें भी सी पे बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है और सेम साइज़ की इमेज बनी है इसमें भी, वो भी केस जो है सेम रहेगा, ठीक है। और इस केस में देख लीजिए कि जब सी और एफ के बीच में रखी है तो इमेज जो है बड़ी बनी है, लेकिन वही रियल इन्वर्टेड अगेन, क्योंकि असली में रेज जो है मीट हो रही है, ठीक है। तो इसमें अगेन इसमें वही है, जब मैंने ए बी को रखा है, फोकस के ऊपर रखा है ऑब्जेक्ट को अपने, तो इन्फिनिटी पे जाके देखिए इमेज बनेगी। और ये अगेन वही वाला केस जो मैंने कहा ना, कन्वेक्स लेंस का केस और कॉन्केव मिरर का केस, वही वाला केस है। अगर मैंने बिल्कुल फोकस और पोल के बीच में रखा है, जैसे मैं वहाँ रखता था, तो मेरे को वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज मिलती थी, वही मेरे को कॉन्वेक्स लेंस में मिल रही है। वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिल रही है और मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है बड़ी, ठीक है। बस थोड़ा सा रेस चेंज हो रही है, पूरा का पूरा टेबल जो है वो सेम रहता है लगभग। ये हम आते हैं कनकेव लेंस के लिए। जैसा कि मैंने बताया था, जो कनकेव, जैसे कनकेव लेंस के दो केस हैं, वैसे कन्वेक्स मिरर के दो केस थे, वैसे ये केस है, ठीक है। देखो रियर व्यू मिरर वाले एक तरह से दिख रहा है हमको, रियर मिरर जैसा बड़ी पीछे से इमेज आ रही है, वर्चुअल इसकी जो है रियल इमेज बनेगी, इसमें बस वो रियल बन रही है, ठीक है। और उसमें रियल इमेज बनेगी इन्वर्टेड, उसमें बन रही है, मतलब वर्चुअल इरेक्ट इमेज, सॉरी, इसमें जो है बनेगी, इन्वर्ट नहीं होती है, ठीक है। इसमें जो है हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, इसमें हमको जो है वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों में वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी, दोनों में मतलब हमको कहीं पे भी रियल वो नहीं मिलेगी इन्वर्टेड। जो कन्वेक्स मिरर का केस था वही है कॉन्केव लेंस का केस है। अब आते हैं हम लेंस के मैग्नीफिकेशन फार्मूला पे। तो मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है देखिए वो तो बिल्कुल सेम रहता है। इमेज का इमेज कितनी है, उसके नीचे ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, और इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तो फार्मूला सेम रहेगा। लेंस फार्मूला में बेसिकली बस यहाँ एक माइनस आ जाता है, तो याद रखना है। मिरर फार्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, लेंस फार्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। दिस इज द ओनली डिफरेंस। अब हम आते हैं दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट पे, ये है पावर ऑफ लेंस। तो बेसिकली पावर ऑफ लेंस क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। पावर मतलब लेंस कितना पावरफुल है। तो जैसे हमको पता है कि लेंस जो है वो जो लाइट है उसको, बेसिकली लेंस क्या है, लेंस एक सब मतलब एक तरह से एक मीडिया है अलग। मान लो एयर है और एक ग्लास का लेंस है, तो ये अलग मीडिया है, लेंस है जो अलग मीडियम है, इसमें ग्लास है इसके अंदर, ठीक है। अब लेंस का क्या काम है, लेंस का काम है लाइट को बेंड करना, ये लाइट को बेंड करेगा, लाइट इसके थ्रू जाएगी। अब जितनी इसकी पावर है ये उतना ज़्यादा बेंड कर सकता है। तो बेसिकली पावर क्या है, कितना वो बेंड कर सकता है, वो उसकी लेंस की पावर हो जाती है, ठीक है। पावर जो होती है लेंस की उसको हम बोलते हैं, उसकी यूनिट होती है डायोप्टर, और डिनोटेड बाय लेटर डी, कैपिटल डी से हम डिनोट करते हैं डायोप्टर को, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। फोकल लेंथ में पावर क्या रहती है, बेसिकली डायोप्ट पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, ठीक है। लेकिन ये फोकल लेंथ मीटर्स में होनी चाहिए, इन मीटर्स,
ठीक है, सेंटीमीटर में है तो कन्वर्ट करनी पड़ेगी। पार इज इक्वल टू जो पार डायोप्टर में आएगी फोकल लेंथ इन मीटर। ठीक है, याद रखना है। दूसरी चीज़ है एडिशन ऑफ पार, ये बस एक छोटा सा याद रखिए। जैसे मान लीजिए वैसे इस पे क्वेश्चन आया नहीं है कभी, अगर ये दो लेंस हैं मेरे पास, ठीक है, एक लेंस है मान लो 3 डायोप्टर का, एक लेंस है 5 डायोप्टर का, मैंने इन दोनों को लगा दिया लाइन में सीरीज में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है सीरीज में लगा दिया, तो टोटल पावर इनके 8 डायोप्टर हो जाएगी, 8 डायोप्टर, 3 + 5 8। ये होता है एडिशन ऑफ पावर। जितने लेंस लगाएंगे हम सीरीज में 3 5 8 वो ऐड होती जाएंगी, उतनी पावर हो जाएगी ओवरऑल। तो मतलब ये 3 डायोप्टर का लेंस और 5 डायोप्टर का लेंस, ये एक लेंस की तरह बिहेव करेंगे जैसे वो 8 डायोप्टर का हो, ये मतलब है इसका। अब इस कॉन्सेप्ट से हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, लेंस के ऊपर जो आए हैं यूपीएससी के एग्जाम्स में। सबसे पहला क्वेश्चन ये आया है, स्पेक्टिकल यूज फॉर व्यूइंग 3D फिल्म्स हैव। ठीक है, तो अब हमको पता है अगर 3D देखना है तो कन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, बाइफोकल लेंस, इसका क्या काम होगा इसमें, तो ऑब्वियसली इसका आंसर पोलराइड हो सकता है। पोलराइजेशन और पोलराइड क्या होता है, ये जो है हम थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं इस चीज़ को। बेसिकली क्या होता है, पोलराइड्स क्या करते हैं, मैंने बताया था पोलराइजेशन क्या होता है। अगर बहुत सारी डायरेक्शन में लाइट जो है वो वाइब्रेट कर रही है, वो ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, मतलब उसके जो उसमें जो वेव्स है लाइट की, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बस ऑसिलेट करेगी, वो होती है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन इसमें कैसे काम करता है पोलराइड 3D फिल्म में, 3D ग्लासेस होते हैं जो हमारे, ठीक है, जो हम ग्लासेस पहनते हैं स्पेक्टिकल्स 3D देखने के लिए, उसमें वो ऐसी लाइट हमारे पास आने देता है जिससे वो 3D दिखे, बस ये होता है। वो ऐसे लाइट की वाइब्रेशंस, हमारी ऐसी लाइट के ऑसिलेशन आने देता है हमारी आईज तक, हमारी तक पहुंचती हैं उसके थ्रू पास होके, कि हमको 3D दिखता है। ठीक है, तो ये है। और जैसे कि आप पढ़ सकते हैं अपने लिए पोलराइजेशन के एप्लीकेशन क्या क्या हैं। ट्रेन्स एरोप्लेन्स में यूज़ होते हैं, वॉच 3D मूवीज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है, विंड स्क्रीन और हेडलाइट में कार के यूज़ होते हैं, ठीक है, टू कट ऑफ द डेजलिंग, ये बिल्कुल होता है। जैसे मैं बताता हूँ क्या होता है, जैसे कि कार की विंड स्क्रीन होती है, ठीक है, आगे जो शीशा लगा होता है गाड़ी के, वहाँ से वो लाइट आ रही है, सामने से गाड़ी आ रही है, तो लाइट सीधा मेरी आंखों में पड़ेगी, मुझे दिखेगा नहीं, जिससे एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कार की जो विंड स्क्रीन होती है, आगे का शीशा होता है, उसमें पोलराइड लगा होता है, उससे क्या होगा, कोई भी लाइट जो सामने से आ रही है सीधा जो मेरी आंखों में पड़ेगी वो मेरे तक पहुंचेगी ही नहीं। उस शीशा जो है वो पोलराइड जो है उस लाइट को मेरे तक नहीं आने देगा, उसको काट देगा, मेरे पास दूसरी लाइट पहुंचेगी, ठीक है, जो उस डायरेक्शन में नहीं होगी, तो मेरी आंखों में लाइट नहीं पड़ेगी, जिससे एक्सीडेंट का जो चांस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, लाइट ऑफ कार अप्रोचिंग ऑन अदर साइड, वही चीज़ है ये। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है पोलराइड की, ये आप पढ़ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है CAPF 2009 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर वाइल रीडिंग वेरी स्मॉल लेटर्स प्रिंटेड ऑन अ लेबल। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद रखें, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, अगर कोई चीज़ बहुत छोटी लिखी है, मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से देखूंगा उसे, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बात तो पहले यहाँ की कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जो बीच में मोटा होता है, कन्वेक्स लेंस जो कि ऐसा है, ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है पहली चीज़। उसके बाद फोकल लेंथ, हमें पता है कि पावर ऑफ लेंस जो है इट इज इनर्शिया मतलब फोकल लेंथ, ठीक है, पावर ऑफ यही होती है 1/4 फोकल लेंथ। तो फोकल पावर उतनी ज़्यादा होगी जितनी फोकल लेंथ कम होगी। तो अगर मुझे बहुत छोटे लेटर पढ़ने हैं तो मुझे बहुत बड़ा पढ़ना है उसको, मतलब बहुत छोटे अगर लेटर हैं तो मैं चाहता हूँ उसको बड़ा पढ़ना, तो मेरे को ऐसा लेंस चाहिए जिसकी पावर बहुत हो, तभी बहुत बड़ा होगा लेटर। इतना सा लेटर इतना बड़ा दिख पाएगा लेंस में, पावर ज़्यादा मतलब फोकल लेंस छोटी होनी चाहिए। तो मैं यूज़ करूँगा कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, मतलब हाई पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये CDS 1 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पैसेज ऑफ लाइट इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस, बॉडी ट्यूब। ये थोड़ा सा मतलब ऐसा ही एक ही क्वेश्चन आया, तो हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर नहीं कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, रेयर क्वेश्चन है ये, बट ठीक है, हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है माइक्रोस्कोप में, तो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें एक ही लेंस होता है, एक लेंस से मैं देख रहा हूँ, एक तरह से सिंपल माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड में 2 लेंस होते हैं तो ज़्यादा पावर बढ़ जाती है देखने की, इसलिए हम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता कि हम देख लेते हैं, जैसे कि ऐसे एक सोर्स ऑफ लाइट होगा, इसके अंदर लाइट होगी, ठीक है, यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ रखा होगा मेरा सैंपल जिसको मेरे को देखना है, मान लो बैक्टीरिया है कुछ भी है, यहाँ पे स्लाइड रखी है मेरी बनी हुई जिसको मेरे को देखना है, ठीक है। इसके ऊपर बिल्कुल एक होगा जिसको हम बोलते हैं बेसिकली ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक लेंस यहाँ होगा, ऐसे ट्यूब होगी फॉर एग्जांपल है ये, और यहाँ होगा एक और लेंस जहाँ पे आई होगी, जहाँ से मैं देखूंगा इसको, ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, ये होता है बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये जो होती है
जहाँ से बेसिकली लाइट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं हम लाइट, इसको कितना ब्राइट करना है। अगर ये ब्राइटनेस होगी हमको दिखेगा ही नहीं है, कितना ब्राइट करना है ताकि हमको दिख पाए। ये स्लाइड है जो यहाँ पे स्पेसिमेन रखा है हमारा, इसको हम बोलते हैं कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर का काम होता है लाइट कंट्रोल करना, इल्यूमिनेट करना सैंपल को, कंडेंसर। ठीक है, उसके बाद आता है ये। अब मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को स्पेसिमेन को रीड करना है, तो इस लेंस को भी ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, याद रखिए। ऑब्जेक्टिव लेंस वो होगा जो स्पेसिमेन के पास होगा। आई पीस वो होता है जहाँ से मेरी आंख लगी हुई है, जहाँ मैं देख रहा हूँ वो मेरे पास है, जो वो आई पीस है, ये आई पीस है। तो ये इसका पूरा का पूरा वो है। ऑब्वियसली ये बॉडी ट्यूब है, जो ये बॉडी ट्यूब की बात कर रहा है। तो ये 4 कंपोनेंट हैं, लगा दीजिए किस पैटर्न में आएंगे ये। तो ये आएगा सबसे पहले कंडेंसर, ये रहा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस, ये रहा। उसके बाद बॉडी ट्यूब, ये रही। और उसके बाद आई पीस, ये। तो द आंसर इज सी। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आया ही ये वाला। और इसका ये है मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, CDS 2 2019 का क्वेश्चन है, सिंपल सा। हमें पता है मैग्नीफिकेशन के 2 फॉर्मूले हैं, H'/H इमेज का साइज बाय ऑब्जेक्ट का साइज, और V/U इमेज का डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन क्या है, ये माइनस और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। एक्चुअल साइज ऑफ स्पेसिमेन बाय ऑब्जर्व्ड साइज, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऑब्जर्व्ड साइज ऑफ स्पेसिमेन बाय एक्चुअल साइज, ये हमको पता है, ये आंसर है। ऑब्जर्व्ड साइज क्या होगा स्पेसिमेन का, जो इमेज है, जो हमने देखा है। एक्चुअल साइज जो ओरिजिनल था, तो इनका रेशियो यही है मैग्नीफिकेशन। तो आंसर इज बी। हाँ, ये एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं CDS 2014 का। द पोजीशन, रिलेटिव साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव लेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हम देखते हैं इसको। कॉन्केव लेंस है अगर एक मतलब लेंस ऐसा है, ठीक है, और फॉर्म बाय फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। हमें पता है, देखो इंफिनिटी से अगर लाइट आएगी कॉन्केव लेंस में, तो वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, ऐसी चली जाएगी। हम उसको क्या करेंगे, हम उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, और फोकस पे पॉइंट इमेज बन जाएगी, जो कि क्योंकि इमेज सच में नहीं मिल रही है, तो ये वर्चुअल इरेक्ट होगी, है ना। ये हमको पता लग गया इतना। तो देखते हैं क्या है। एट फोकस डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। एट फोकस डिमिनिश्ड, रियल तो हो ही नहीं सकती, असली में तो मीट ही नहीं रेज। बिटवीन फोकस ऑप्टिकल सेंटर, ये सब गलत है। तो हमको ये पता लग गया, आंसर है ए। एट फोकस डिमिनिश्ड वर्चुअल इरेक्ट बन रही है। ठीक है, पीछे को एक्सटेंड कर रहे हैं हम रेस को, इसलिए वर्चुअल है। तो आंसर इज ए। तो बात है दोस्तों हम अगले टॉपिक पे। ये टॉपिक है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का ज़्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है यूपीएससी के एग्जाम्स में, तो थोड़ा सा बस याद रखना है कुछ चीज़ें। तो मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टेंटली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये मैं बताता हूँ क्या है। नियर पॉइंट बोलते हैं, ये हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब अगर मैं खड़ा हूँ और सपोज मैंने स्पेक्स वैसे तो पहने नहीं पहने, अगर मैं सिंपल अगर बात करूँ, तो मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक मैं क्लियरली पढ़ सकता हूँ। मैक्सिमम है ये डिस्टेंस, मतलब सॉरी मिनिमम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। अगर 25 से कम हो गया तो फिर मैं नहीं देख पाऊंगा। ऐसे में बहुत पास अगर किसी को नहीं पढ़ पाऊंगा अच्छे से, स्ट्रेन पड़ेगा आंखों पे बहुत। विदाउट एनी स्ट्रेन नॉर्मल 25 सेंटीमीटर तक जो मैं पढ़ सकता हूँ आराम से, उससे कंपेयर नहीं। तो ये तभी नियर पॉइंट है आई का। ठीक है, इससे कम पे मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, 25 सेंटीमीटर पढ़ लूंगा। फारदेस्ट पॉइंट जो है जहाँ तक हम देख सकते हैं अपनी आई से, वो क्या होगा, ऑब्वियसली इन्फिनिटी। अगर हम ऐसे तो देखें तो सन भी दिखता है हमें, सन के उससे दूर भी होता है, वो भी दिखता। तो इन्फिनिटी ऑब्वियसली जो फारदेस्ट पॉइंट ऑफ आई है, हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं आई से, एक नॉर्मल आई से। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जिसने स्पेक्स पहना है या जिसको आई सेट इशू है, एक नॉर्मल आई के लिए। ठीक है, ये एक डायग्राम आप एक बार देख लीजिएगा, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये है कि जैसे इमेज बनती है मिरर में, स्क्रीन पे, हमारा आई का स्क्रीन में रेटिना होता है, रेटिना पे इमेज बनती है, पीछे ऑप्टिक नर्व होती है, ब्रेन तक लेके जाती है, और ये मसल्स होती हैं जो आई लेंस, जो हमारा ये आई में कन्वेक्स लेंस होता है, याद रखिएगा। कन्वेक्स लेंस जो होता है आई का, उसकी फोकल लेंथ है, जो उसकी जो पावर है, उसको बेसिकली कंट्रोल करते हैं सिलियरी मसल्स। उसकी पावर को कम भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, हम फोकस कर पाते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ फोकस भी कर लूँगा, यहाँ भी कर लूँगा, और आगे भी कर लूँगा। ये सिलियरी मसल्स की वजह से होता है, जो इसकी पावर है जो लेंस की, वो कंट्रोल करती है। ठीक है, दोस्तों अब हम आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे। ठीक है, जो मतलब क्या क्या डिफेक्ट रहते हैं विजन में। तो सबसे पहला इसमें आता है मायोपिया और नियर साइटेडनेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मायोपिया का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये याद रखिएगा, ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग वहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया में। मायोपिया वो होता है जिसमें आप, नियर साइटेडनेस मतलब
आप पास की जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। मायोपिया मतलब वो है जो पास की चीज़ है हम क्लियरली देख सकते हैं। नियर साइटेडनेस मतलब पास की चीज़ तो क्लियरली दिखेंगे विदाउट स्पेक्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो दूर की चीज़ है वो हमें नहीं दिखेंगी। कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। जैसे मुझे जो है, मुझे मायोपिया है, यंग लोगों में ज़्यादातर ये होता है, हमें पास की चीज़ बहुत क्लियरली दिख जाती है, लेकिन अगर दूर देखना है तो हमें स्पेक्स पहनना पड़ेगा, ठीक है। तो इस डिफेक्ट के क्या रीज़न है वो बस लिखने के लिए आप देख सकते हैं। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ठीक है, और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इसमें ये दूसरी चीज़ याद रखनी है, इसके लिए कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। ये रहा कनकेव लेंस जो होता है वो यूज़ किया जाता है मायोपिक करेक्शन के लिए। तो मेरे जो इस ग्लासेस हैं इसमें कनकेव लेंस होंगे, ये यूज़ किया जाता है करेक्शन ऑफ मायोपिया के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। और मायोपिक आई में बेसिकली होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, मान लो बहुत दूर है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो लेंस का जो पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे मैंने देखा ना वहाँ पे लेंस का पावर बढ़ चुका है, बॉल लॉन्ग हो गई है, तो बेसिकली जो इमेज फॉर्म हो रही है रेटिना पे नहीं हो रही, इमेज यहाँ फॉर्म होनी चाहिए रेटिना पे, इमेज उससे पहले फॉर्म हो रही है, इसलिए मेरे को दूर का नहीं दिख रहा। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, रेस को थोड़ा डाइवर्ज कर दूंगा कॉन्केव मिरर लगा के। हमको पता है कॉन्केव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस है, रेस को दूर भेजता है वो। तो मैं इनको दूर कर दूंगा रेस को थोड़ा, ताकि लेंस की पावर थोड़ी फिर से नॉर्मल हो जाए, क्योंकि बार बढ़ गई थी। लेंस की पावर को कम करेगा थोड़ा सा, ही जो मेरा डाइवर्जिंग लेंस है, फिर से पावर नॉर्मल सी हो जाएगी, फिर मेरी इमेज रेटिना पे बनेगी। इमेज रेटिना पे बनेगी तो क्लियरली दिखता है। अगर आपकी जो इमेज है आई के लिए, हमारी इमेज है जो हम देखते हैं वो रेटिना के आगे या पीछे बनती है तो नहीं दिखेगा क्लियरली। दोस्तों ये दूसरा है, जैसे इसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब फार साइटेड, दूर का तो क्लियरली दिखेगा और पास का नहीं दिखेगा, ठीक है, बट कैन नॉट सी नियर क्लियरली। ये बूढ़े लोगों के साथ होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ज़्यादातर उनके साथ ऐसे होता है। एक लेटर एज पे एक्सेप्शनल केस है, बट जनरली लेटर एज पे ये वाला होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। जिनको रीडिंग के लिए जरूरत पड़ती है ग्लासेस की, दूर तक उनको बिल्कुल सही दिखता है, ठीक है। इसके दो रीज़न है, फोकल लेंथ ऑफ लाइज टू लॉन्ग, मतलब पावर बहुत कम हो गई है, या फिर आईबॉल इज बिकम टू स्मॉल। इसमें कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करते हैं। इसमें देखिए इसमें क्यों ऐसा होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, मेरी जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की वो रेटिना के बहुत दूर बन रही है। रेटिना तो यहाँ है, इमेज यहाँ बननी चाहिए, इमेज यहाँ नहीं बन रही, इमेज पहुँच गई रेटिना के पीछे। मतलब आई की जो पार है, जो लेंस की, वो पार कम है, वो रेटिना भी इमेज नहीं बना पा रहा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कन्वेक्स लेंस है, एडिशन हमने पढ़ाई है लेंसेज का, मैं क्या करूँगा उसके आगे एक और कन्वेक्स लेंस लगा दूंगा। कन्वेक्स लेंस से क्या होगा, दोनों कन्वेक्स लेंस की मिलकर पावर बढ़ जाएगी और पावर वापस जो इमेज पीछे थी वापस रेटिना पे आ जाएगी, तो वो करेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए कन्वेक्स लेंस चाहिए होता है हमको हाइपरमेट्रोपिया के लिए, ठीक है। अब प्रेसबायोपिया क्या होता है ये देख लेते हैं। तो बेसिकली कुछ नहीं है, एज के साथ जो हमारी पावर होती है आंखों की, वो थोड़ी सी रोशनी जो होती है वो वीक हो जाती है, ठीक है, स्लीरी मसल्स वीक हो जाती हैं, उसका ये रीज़न रहता है, ठीक है। और अगर बुढ़ापे की वजह से ऐसा होता है बेसिकली, उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वीकनिंग ऑफ स्लीरी मसल्स की वजह से होता है ये रहा, ठीक है। और दोनों मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकते हैं किसी को, उनको बाइफोकल लेंस चाहिए होते हैं। देखो हमको पता है कि मायोपिया के लिए हमको कॉन्केव लेंस चाहिए और हाइपरमेट्रो के लिए कन्वेक्स लेंस चाहिए। अब किसी को अगर दोनों चीज़ें हो गई, मायोपिया भी हो गया, हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया, तो ऑब्वियसली बाइफोकल मतलब उसको दोनों लेंस चाहिए होंगे, कॉन्केव भी कन्वेक्स भी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, फिर बाइफोकल लेंस का एक स्पेक्स आपने देखा होगा कुछ का होता है जिसमें बीच में एक लाइन होती है। तो ऑब्वियसली अगर मैं आगे देखूंगा तो मैं ऐसे देखूंगा, तो ऊपर का जो एरिया होता है वो कॉन्केव लेंस होता है, ठीक है। ऐसे बाइफोकल लेंस है तो ऊपर का जो एरिया होगा वो कॉन्केव लेंस होगा जिसमें दूर तक दिखे, ठीक है, क्योंकि दूर के लिए वो चाहिए। पास के लिए मुझे चाहिए कन्वेक्स लेंस, मैं पढ़ूंगा तो ऐसे पास से पढ़ूंगा नीचे आंखें करके, ठीक है। तो उसके लिए कन्वेक्स लेंस चाहिए बुक पढ़ने के लिए, तो कन्वेक्स लेंस जो है वो नीचे होता है, कनकेव ऊपर होता है, ठीक है, यही लिखा है। कॉन्केव कन्वेक्स दोनों होते हैं, अपर पोर्शन में कनकेव होता है डिस्टेंट विजन के लिए, और लोअर पोर्शन में कन्वेक्स होता है नियर विजन या फिर रीडिंग के लिए। दोस्तों एक चीज़ हम और जो डिस्कस कर लेते हैं, वैसे वो आती नहीं है, ज़रा सा उसको बस आप याद रखिए। एक चीज़ होती है, एक और डिफेक्ट होता है एस्टिग्मेटिज्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एक डिफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं हम डिफेक्ट को, एक ASTIG, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म क्या डिफेक्ट होता है बेसिकली मैं बताऊं, अगर कोई लाइन ऐसे वर्टिकल लाइन है और कोई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो पर्सन है उसको ये लाइन ऐसी नहीं दिखेगी,
ठीक है। वर्टिकल लाइन उसको वर्टिकल नहीं दिखेगी, उसको वो मतलब एक तरह से मुड़ी हुई दिखेगी, सीधी लाइन नहीं उसको दिखेगी कोई भी, ठीक है। किसी पर्सन को सीधी लाइन नहीं दिखेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी, कोई लाइन स्ट्रेट है उसको वो स्ट्रेट दिखेगी नहीं, उसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। और बस याद रखिए इसके लिए सिलेंड्रिकल लेंस यूज होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना सिलेंड्रिकल लेंसेज वो यूज़ कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल फ्लावर उनका आ गया है, सिलेंड्रिकल लेंस जो हैं वो यूज़ होते हैं एस्टिग्मेटिज्म के लिए। तो ये दोस्तों हम इस चीज़ के ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो ये वही कोड्स वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है CAPF 2009 का। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया यूजेस कनकेव लेंस, ये तो स्टेटमेंट हमको पता है, ठीक है। कनकेव लेंस डिवर्जेस द बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट, और ये पता है, ठीक है। और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हेंस द आंसर इज ए, ठीक है। CDS 2014 का क्वेश्चन है ये। अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंसेज, देखिए बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो दोनों कनकेव और कन्वेक्स वाले होते हैं उसमें क्या होता है हमको पता है, ऊपर जो है कनकेव होता है, नीचे कन्वेक्स होता है, तो आंसर इज अगेन ए। अब ये क्वेश्चन है CAPF 2011 का। एन एल्डरली पर्सन वाइल ट्राइंग टू रीड बुक एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज फाइंड द इमेज अपीयर्स ब्लड, ठीक है। अब हमें पता है कि मैंने जैसे बताया था एल्डरली पर्सन है अगर कोई भी, उसको दिक्कत हो रही है, जैसे उसको 25 सेंटीमीटर पे बुक नहीं पढ़ी जा रही, तो ये हाइपरमेट्रोपिया नहीं है, क्योंकि एल्डरली पर्सन लिखा है साफ साफ। एल्डरली पर्सन की अगर वो कुछ नहीं पढ़ पा रहा है तो इसका मतलब है वो प्रेसबायोपिया है, ठीक है। कुछ लोग इसको हाइपरमेट्रोपिया से कंफ्यूज कर देंगे, यंग बंदा नहीं पढ़ पाता तो होता है वो हाइपरमेट्रोपिया। एल्डरली मतलब है डिक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सिलियरी मसल्स की, लॉस ऑफ लेक्टिबिलिटी ऑफ लेंस है, क्लियरली देखा होती है क्वेश्चन में सब कुछ। तो इस ऐसे डिफेक्ट को हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं, द आंसर इज डी। ये क्वेश्चन है CAPF 2008 का। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। हमें पता है कि अगर मायोपिया किसी को होता है तो वो कॉनकेव लेंस यूज करता है, कॉनकेव लेंस यूज करता है डाइवर्ज करने के लिए। इसका मतलब इमेज बन रही होती है रेटिना से बहुत आगे, रेटिना यहाँ है तो इमेज यहाँ बन रही है, कॉनकेव लेंस यूज करके इमेज रेटिना पहुंचेगी, तो ये तो गलत है, बिहाइंड द रेटिना नहीं बनती वो, ठीक है, वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस, ये ठीक है। तो हेंस स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज रॉन्ग, ये सॉरी स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर बी है ना, आंसर इज सेकंड ऑप्शन इज द आंसर, ओनली 2। अब ये है कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज अबाउट, हमको पता है, हमने देखा था अभी फोकल लेंथ क्या होती है एक नॉर्मल ह्यूमन आई की, हमें पता है 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर जो होती है वो होती है हमारा जो डिस्टेंस है विजन का कम से कम वो है। और व्हेन वी CSF ECLDC 2012 का क्वेश्चन है, व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ आवर आईज। हाँ, अब बड़ा सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमारी इमेज जो दिखती है रेटिना पे कैसी दिखती है, अगर मैं देख रहा हूँ कैमरे को तो मुझे कैसी इमेज दिखती है, बहुत सिंपल है, जैसा हमने डिस्कस किया था, आई में लेंस है और सीधा सीधा रेज ऐसे आएंगी, ठीक है, और ऐसे मीट करेंगी रेटिना पे, हमें पता है रेटिना पे मीट करेंगी तो इमेज रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी, एक्चुअली में रियल इन्वर्टेड ही बनती है। हम एक्चुअली में जब हमारी मतलब किसी को अगर कार है मेरे सामने मैं उसको देख रहा हूँ तो मेरे रेटिना पे उसकी इमेज रियल इन्वर्टेड ही बनेगी, लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो ब्रेन होता है उसका ये काम क्या होता है, ब्रेन जो है वो उस इमेज को सीधा दिखाता है। तो एक्चुअली में अगर हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, मैं पेन देख रहा हूँ तो मुझे उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन मेरा ब्रेन मुझे इसको सीधा करके दिखा रहा है, मतलब सीधा दिखा रहा है, ठीक है। तो इमेज जो बनती है वो रियल इन्वर्टेड बनती है, बट ब्रेन हमें उसको सीधा दिखाता है। तो रेटिना पे इमेज हमेशा जो बनेगी वो रियल इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि वो रियल इमेज है, दोनों रेज सही में मिल रही हैं आपस में। यह है दोस्तों अगला क्वेश्चन CDS 2016 का। अब मायोपिक पर्सन हैज पावर ऑफ 1.25 डायोप्टर, व्हाट इज फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस। एक चीज़ याद रखिएगा, पावर और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है कॉन्केव की, बट यहाँ इसको मतलब नहीं है। या मायोपिया हो रखा है पर्सन को, मायोपिक पर्सन है, इसका मतलब हमें ये तो पता है कि लेंस कॉन्केव है, तो या तो ये या तो ये, सी या डी में से एक आंसर है। अभी हम बाकी कैलकुलेट कर लेंगे। पावर है उसकी 1.25 डायोप्टर, ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू 1/f एंड f इज इक्वल टू 1/पावर, तो पावर है उसकी 1.25 डायोप्टर, ठीक है, तो 1/ उसकी मतलब फोकल लेंथ हमको निकालनी है कितनी है, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होगी 1/p, तो 1/1.25 डायोप्टर ये आ गई। और हमें पता है ये किस में मीटर में है, तो हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100/125 इंटू 100, 100, ठीक है। 25 5 जा 25 4 जा
5 इंटू 20 तो ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर आ गया ये। तो इसका मतलब 80 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस, डी इज द आंसर। दोस्तों अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? कुछ नहीं, एक रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर, ऐसे आपने देखा होगा लैब में, ट्रायंगुलर ऐसे ग्लास का बना होता है प्रिज्म, ये प्रिज्म रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, कुछ नहीं है, रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट। इसमें बेसिकली ऐसा, ये ग्लास प्रिज्म है, इसमें ऐसा होता है अगर हम व्हाइट लाइट ऐसे डालते हैं, ठीक है, हमने वहाँ पे देखा था, अब याद करिए विजिबल स्पेक्ट्रम में, पिछले अपने लेसन में हमने पढ़ा था कि विजिबल स्पेक्ट्रम में वायलेट जो होती है और रेड होती है, ऐसे पूरा विबग्योर होता है, ये रहा विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे विबग्योर होता है, ठीक है, VIBGYOR, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब होता है ये वायलेट जो होता है, हमने देखा था सबसे ज़्यादा, सबसे कम वेवलेंथ इसकी होती है, कितनी हमने देखी थी, 400 नैनोमीटर। और इसमें रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वो कितनी होती है, 700 नैनोमीटर। ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में ईएम स्पेक्ट्रम में, ठीक है, 400 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। अब बेसिकली क्या होता है, जब व्हाइट लाइट जब जाती है, विजिबल लाइट हो गई व्हाइट लाइट, जब ही जाएगी प्रिज्म पे, तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो, ठीक है, वेवलेंथ सब लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम है प्रिज्म का जो है ग्लास की, वो तो सेम ही है, लेकिन हर लाइट की वेवलेंथ अलग है, हर लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग है। इस वजह से कोई लाइट ज़्यादा बेंड होगी, कोई लाइट कम बेंड होगी, इस वजह से स्पेक्ट्रम बन जाएगा एक पूरा का पूरा, क्योंकि लाइट सेपरेट हो जाएंगी। जैसे कि वायलेट लाइट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बेंड होती है, सबसे ज़्यादा, ये याद रखना है आपको, विबग्योर उल्टा बनता है ऐसे इस डायरेक्शन में, सबसे ज़्यादा जो डेविएट होती है वो होती है वायलेट, तो वायलेट सबसे इधर आएगी। रेड इतनी ज़्यादा नहीं होती, रेड सबसे ऊपर रह जाती है, हेंस ऐसा ऑर्डर रहेगा, सबसे ज़्यादा वायलेट, सबसे ज़्यादा कम रेड, और ऐसे ये उल्टी जो है बन जाएगा विबग्योर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़ जो है इसमें यह है कि अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसे रखें, हम ऐसे अगर अरेंजमेंट करें, तो एक वाइट लाइट आ रही है, वो प्रिज्म के बाद ऑब्वियसली 7 कंपोनेंट्स, ये 7 कलर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंपोनेंट्स जो है उसमें सेपरेट हो जाएगी। उसके बाद हम एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इस प्रिज्म का जो इफेक्ट है, ये उल्टी प्रिज्म रखी है हमने, इसका इफेक्ट को कैंसिल कर देगी और फिर से जो है वाइट लाइट निकलेगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और लेज़र की फुल फॉर्म जो है पूछी है, लेज़र क्या होते हैं हम देख लेते हैं एक बार। लेज़र की एक तो फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और लेज़र क्यों यूज़ करते हैं, तो बेसिकली थोड़ा सा इस पर देख लीजिए, कोहेरेंट लाइट के लिए, ठीक है, कोहेरेंट लाइट जो होती है हमको चाहिए होती है। कोहेरेंट का क्या मतलब होता है फिजिक्स में, अगर हम इसको डीप में नहीं जाएंगे, लाइट में एक वेव होती है, जो लाइट एक वेव है, ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, लाइट का एक फेज होता है, हम लाइट को लिखते हैं जैसे कि मान लो साइन ओमेगा टी, ऐसे हम लिखते हैं लाइट, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा पूरा रहता है, वेव का फंक्शन होता है एक, उसमें सेम अगर एंगल के लिए, सेम थीटा के लिए, सेम फेज की जो लाइट होती है, जो एक फेज में होती है, उसको बोलते हैं कोहेरेंट लाइट। तो कहीं पे भी याद रखिएगा, कोहेरेंट लाइट आपको प्रोड्यूस करनी है, कोहेरेंट लाइट चाहिए तो वो लेजर लाइट होती है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। टोटल रिफ्लेक्शन क्या है बेसिकली, जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर लाइट रे है, ठीक है, वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, इसके अंदर रे ऑफ लाइट जा रही है ऐसे, और ये बहुत ज़्यादा, ये डेंस मीडियम है, ये एयर है, ये हवा है, लाइट यहाँ ना जाती है, ठीक है, यहाँ आ रही है, और ये लाइट ऑफ रे जा रही है, थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करने को है जस्ट। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बस आपको याद रखना है, इसमें डीप में नहीं जाना है, तब पूछते नहीं है तो मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है अगर वो ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से, हर मीडिया के लिए क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है, हर मीडिया के लिए, ग्लास के लिए होगा, एक वाटर के लिए होगा, ऐसे अगर एक क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है मीडियम के अंदर, इसे हम बोलते हैं बेसिकली TIR। तो मतलब अंदर ही एक पे तो एक जाती रहेगी, लेकिन जैसे इंसिडेंट का एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा हो गया, अंदर ही वापस आ जाएगी लाइट बाहर निकलेगी नहीं। हम इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, वो जो है इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल है एक तो डायमंड, ठीक है, एक डायमंड इसका एग्जाम्पल है। डायमंड में क्या होता है बेसिकली, डायमंड इतना शाइन क्यों करता है, डायमंड को ऐसे एंगल्स पे काटा जाता है, क्रिटिकल एंगल का बहुत ध्यान रखा जाता है, डायमंड्स को ऐसे एंगल पे कट करते हैं कि डायमंड के अंदर जो लाइट अगर कोई रे है ना, वो रिफ्लेक्ट होती रहे अंदर ही अंदर, डायमंड के अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहे, और वो रे बाहर ही ना आए,
रिफ्लेक्ट होती रहे अंदर ही अंदर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहे, तो इसलिए वो चमकता है बहुत ज़्यादा, उसको एंगल पे कट करते हैं ऐसे। सेम इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, लाइट का ट्रेवल करने का तरीका, जैसे यहाँ से लेके सपोज यहाँ तक फाइबर होती है बहुत पतली इतनी सी, ठीक है, फाइबर एक पाइप की तरह, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट को भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो कैसे होगा, ये जो मटेरियल होता है ऑप्टिकल फाइबर का, इसको हम इसको ऐसा बनाते हैं क्रिटिकल एंगल के अकॉर्डिंग, अंदर अंदर ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट होती रहेगी, ऐसे ऐसे, पहले यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे जिगजैग इंटरनल रिफ्लेक्शन होते जाएंगे, और लाइट जो है पहुँच जाएगी जहाँ तक मुझे, मैं ऐसे मतलब बहुत हज़ारों किलोमीटर तक भी ऐसे लाइट को जो है मैं ऐसे मतलब ट्रांसफ़र कर भेज सकता हूँ, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, TIR के थ्रू। मिराज, मिराज क्या होता है बेसिकली, TIR को मिराज भी बोलते हैं। मिराज क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब हम ये हाईवे पे आप देखेंगे, जब हम हाईवे पे जाते हैं रोड पे, तो कभी कभी जब हम गर्म बहुत धूप में ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हाईवे पर आगे पानी है, ऐसा लगता है, ये जैसे मैंने देखा है, आप भी देख सकते हैं, जिस कभी अगर आप जाएँ तो हाईवे पे आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा पानी है, बहुत चमक रहा होगा, आपको लगेगा पानी है, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको क्यों लगता है वो पानी है, क्योंकि आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, लाइक कोई पेड़ है, आपको पेड़ की इमेज दिखेगी उसमें, तो आपको लगेगा पानी है वो, तभी आपको उसमें पेड़ की इमेज परछाई दिखाई दे रही है, उसकी इमेज दिख रही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो भी। तो ये कुछ टोटल इंफ्लेक्शन के एग्जांपल्स हैं, ये आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब पता है हमको, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट ऐसे जा रही थी ऐसी हो गई, ये क्यों होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, कभी रेयर से डेंस में चली गई, डेंस से रेयर में आ गई, ठीक है। तो ये है सबसे पहला एग्जांपल है, ऑब्जर्व द अपरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर। कभी आपने देखा होगा, जैसे देख सकते हैं रोटी बन रही है, खाना बन रहा है, तो उसके ऊपर जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, उसके थ्रू अगर आप कोई चीज़ को देखें तो हिलती हुई दिखेगी, फ्लिकरिंग होती दिखेगी, हिलती हुई दिखेगी ऐसे, राइट, ये होता है, बहुत कॉमन है ये चीज़। तो ये क्यों होता है, अगेन रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ये, ठीक है। जो एयर अब फायर है वो गर्म हो जाती है, और ऊपर की हवा जो है ठंडी होती है, और जो हॉट एयर होती है वो कम डेंस है, जो बिल्कुल जहाँ जो मतलब एक तरह से गैस के पास है, ठीक है, और जो ऊपर की हवा है वो कम, वो डेंस है, वो ज़्यादा डेंस है अभी, ठीक है। तो कम डेंस इसलिए हो जाती है कि पार्टिकल दूर चले जाते हैं, जैसे हम किसी को हीट करेंगे वो चीज़ कम डेंस हो जाएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल दूर चले जाएंगे, पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ जाएगी, तो डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से अब उसके थ्रू अगर लाइट जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, तो हमको एक चीज़ इधर दिखेगी, किधर दिखेगी, इधर दिखेगी, तो मतलब ऐसे फ्लिकरिंग हमको दिखेगी, ठीक है, ऐसा है। तो अपरेंट पोजीशन एज सीन थ्रू फ्लक्चुएट्स, वही है, ठीक है ना। अब कॉन्स्टेंटली जो है मतलब डेंसिटी चेंज हो रही है एयर की, जो गैस के ऊपर एयर है और उसके ऊपर जो एयर है, इस वजह से लाइट, और हमको तो कोई चीज़, हमको बेसिकली यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक चीज़ जिस पे क्वेश्चन आए हैं कि हमको कोई भी चीज़ दिखती क्यों, जैसे अगर मैं कोई भी लेट से कोई मेरे को चीज़ लाल दिख रही है, कोई मुझको रेड सपोज टी शर्ट दिख रहा है, वो टी शर्ट रेड क्यों दिख रहा है, उसका ये कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी चीज़ हमको लाइट की वजह से दिखती है। अगर हम अंधेरे में चले जाएंगे, एक रूम में लाइट नहीं, हमको कुछ नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है, तो लाइट से कोई भी चीज़ दिखती है, कब दिखती है, जब वो लाइट उस चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रेड टी शर्ट है मेरे सामने, उसके ऊपर लाइट जा रही है, ठीक है, जो भी लाइट है, मैंने सपोज ट्यूबलाइट ऑन की, उसके ऊपर वाइट लाइट जा रही है, लेकिन उसके मटेरियल में सारे के सारे कलर ऑब्जॉर्ब हो रहे हैं, और सिर्फ रेड लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो टी शर्ट सिर्फ रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो रेड लाइट मेरी आंखों में पड़ रही है, तो मुझे वो टी शर्ट रेड दिखेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विजन, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, हमें कोई भी चीज़ लाइट की वजह से ही दिखती है। अब लाइट, अगर मेरी आंखों में लाइट जो पड़ रही है वो बेंड कर रही है, ऐसे हिल रही है, ड्यू टू, क्योंकि एयर में डिफरेंस आ रहा है, तो मेरे को चीज़ हिलती हुई दिखेगी, तो वही ये चीज़ है। वैसे ही देखिए, इसी वजह से होती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी होती है जब लाइट, मतलब स्टार्स लाइट, हमको पता है सारे के सारे स्टार लाइट जो है वो अपनी जो है मतलब एक तरह से एमिट करते हैं, तो जैसे सन भी एक स्टार है, ठीक है। तो जब लाइट आएगी किसी भी स्टार की बहुत दूर से, ठीक है, और वैसे ही बहुत छोटा सा दिखता है स्टार, सन में आपको ऐसा ही लगे, सन में बहुत सारी लाइट आ रही है इसलिए नहीं फील होगा, स्टार बहुत ज़्यादा दूर है तो छोटा सा है बिल्कुल, ठीक है। और जब वो लाइट आएगी हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता होगा, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे कि अलग अलग लेयर पे अलग अलग टेम्परेचर है, तो मतलब इसका मतलब डेंसिटी जो एयर की है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं है, बहुत सारे मतलब एक तरह से फैक्टर्स हैं, कंटिन्यूसली जो डेंसिटी है वो चेंज हो रही है एयर की, ठीक है। इस वजह से जो लाइट आ रही है उसका कंटिन्यूसली पाथ चेंज हो रहा है, कभी तो वो लाइट मेरी आंखों में पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी, कभी आंखों में पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मुझे ऐसा लगेगा कि स्टार जो है ट्विंकल कर रहे हैं, चमक रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, और इसकी वजह से एम्परेंट स्टार पोजीशन भी होता है।
मुझे ये दिख रहा है कि लाइट जो है यहाँ से आ रही है मेरी आंखों में, तो मुझे लगेगा स्टार यहाँ पे है। नहीं, मुझे मतलब लाइट ऐसे मुड़ के आ रही है, ऐसे अगर मुड़ के आ रही है ना तो मुझे लगेगा कि स्टार यहाँ पे है, जबकि असली में लाइट मुड़ के आई है, स्टार यहाँ पे होगा। तो ये भी इसका एक मतलब रीज़न है, ये भी इसका एक कॉन्सेप्ट है। अब वही है ये कि ब्रेटर होता है समटाइम अदर हैज़ ट्विंकलिंग इफेक्ट, वही है ये ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों होता है स्टार का, उसका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में, एडवांस सनसाइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, ऐसा कहते हैं, आप देख सकते हैं इस चीज़ को भी कि सनराइज होने से पहले, सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही हमको सन दिखना स्टार्ट हो जाता है, और जबकि सनसेट हो चुका होता है। सनसेट मतलब एक होराइजन होता है, उसके नीचे सन चला गया है, लेकिन उसके 2 मिनट बाद तक हमको सन दिखता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? वैसा इसलिए है, इसका भी रीज़न जो है वो रिफ्रैक्शन है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे जो होराइजन में क्या है, ठीक है, अब जैसे सन है, अभी ये राइज होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, सुबह होने वाली है, हुई नहीं है, सन जो है होराइजन के नीचे है यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, लेकिन अगेन जैसे सन हमको कैसे कोई चीज़ दिखती है, जब वो लाइट उसके थ्रू हमारे आंखों में आती है, सनलाइट है जो, वो एटमॉस्फेयर से हमारे पूरा मूव करते हुए ऐसे मतलब एक तरह से स्कैटर होते हुए, रिफ्लेक्ट होते हुए वो हमारी आंखों में पड़ेगी, हमें लगेगा सन जो है यहाँ पर है। तो इसलिए सन राइज होने से 2 मिनट पहले ही हमको सन जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका रीज़न है, रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट का। दोस्तों अब दूसरी कॉन्सेप्ट जो है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप ये समझिए स्कैटरिंग का क्या मतलब है। देखिए स्कैटरिंग का मतलब फैल जाना। जैसे मान लो अगर मैं ऐसे पानी की एक लेट से एक पानी की नोजल है, उसमें पानी डालूं और यहाँ दीवार हो, ठीक है, पानी एक पाइप से, तो एकदम से पानी से फैल जाएगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग। वैसी लाइट की भी स्कैटरिंग होती है, ऐसे याद रख सकते हैं आप, उसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इसके क्या क्या मतलब एग्जाम्पल्स हैं स्कैटरिंग के। ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, कलर ऑफ वाटर, रेडनिंग ऑफ सन, ये सारे के सारे स्कैटरिंग के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि होता क्या है, ठीक है, ये होता है कि आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन इतनी मैटर नहीं करती, वो जस्ट मैंने लिखी है ताकि आपको याद रहे। ब्लू कलर ऑफ स्काई में क्या होता है, जब बेसिकली जो स्काई है, ठीक है, जब सन की लाइट आती है, हमें पता है सनलाइट जो है वो लाइट है, उसमें सारे के सारे कलर्स हैं। ठीक है, वाइट लाइट है वो एक तरह से, जैसे कोई भी लाइट होती है। अब होता क्या है, सनलाइट होती है तो उसमें क्या होता है, सारे के सारे बहुत सारे, सबसे ज़्यादा जो स्कैटर होता है, ठीक है, स्कैटर सबसे ज़्यादा होता है जो वो ब्लू होता है, सबसे ज़्यादा जो स्कैटर होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा वो ब्लू कलर आपका सबसे ज़्यादा जो स्कैटर होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्कैटर जो है हमारे जो मतलब एयर के पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ ऐसा है, और ब्लू की वेवलेंथ ऐसी है जो कि हमें पता है वायलेट कलर की वेवलेंथ है जो उसके आसपास, ये ब्लू की वेवलेंथ की वजह से और साइज़ की वजह से सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है ब्लू कलर की जो लाइट है वो ऐसे फैल जाएगी, तो हमको जो स्काई दिखेगी वो ब्लू दिखेगी। ठीक है, क्योंकि स्कैटरिंग हो गई है। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर मान लो कोई एनवायरनमेंट ना होता, यहाँ पे कोई पार्टिकल ना होते, हवा होती ही नहीं, अर्थ का एनवायरनमेंट ना होता, हवा ना होती, तो स्कैटरिंग के लिए कोई भी डस्ट पार्टिकल्स कुछ होता ही नहीं हवा में। तो अगर स्कैटरिंग के लिए कोई पार्टिकल ही ना होते तो हमें पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ना होता, तो हमें स्काई डार्क दिखती। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ये कि सन और अर्थ के बीच अगर आप वीडियोस देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि पूरा का पूरा, चाहे सुबह शाम हो कुछ भी हो, तो स्काई हमेशा डार्क दिखती है। कभी भी आप देख लीजिए, डार्क दिखती है स्काई पूरी की पूरी स्पेस में, क्योंकि वहाँ पे स्कैटरिंग ही नहीं होती। ठीक है, तो स्काई का जो ब्लू कलर है वो स्कैटरिंग की वजह से है। अगेन कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, इसका भी यही सेम रीज़न है। ठीक है, रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज सनसेट, इसका भी यही रीज़न है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको हम देखते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को इसको हम समझ लेते हैं। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, सन की अगर जो है वो कैसा है। ठीक है, जब सन हॉरिजन के पास होता है तब हमें ऐसा दिखता है कि ये जो है रेडिश दिखता है हमको सन। जब देखेंगे, जब सन बिल्कुल मतलब एकदम से हॉरिजन के पास होता है, ढलने वाला होता है, तो लोग कहते हैं बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमको ऐसा दिखता है कि वो रेडिश है। उसका क्या रीज़न है, तो बेसिकली ये होता है कि जब आप ये देखिए, ये अगर सन का, ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है और ये जो है ऑब्जर्वर है, ठीक है, और अगर सन नियरली ओवरहेड है और सन एकदम ऊपर है, जैसे दिन के 12 बजे सन जो है यहाँ पे होता है, तो बहुत कम लेंथ के लिए जो है ट्रेवल करती है लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर, ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं हो पाती, इसलिए हमको सन जो है जैसा है वैसा का वैसा दिखेगा। लेकिन जब सन ऐसे होराइजन के पास आ गया, ये होराइजन है और सन होराइजन के पास आ गया, तो सन लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये डिस्टेंस छोटा सा और एक बहुत बड़ा,
लाइट को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है होराइजन के अंदर, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें पता है कि ब्लू लाइट स्कैटर सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा स्कैटर अगर ब्लू लाइट होगी, स्काई तो ब्लू दिखेगी, लेकिन जब सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट स्कैटर हो गई, सन से सारी की सारी रेज आ रही है मेरी आइज़ में, उसमें से ब्लू कंपोनेंट तो स्कैटर हो गया, तो सन कैसा दिखेगा, ऑब्वियसली रेड दिखेगा, क्योंकि सारी लाइट जो है वो स्कैटर हो गई ब्लू, मुझे सन दिखेगा रेड, तो इसलिए सन जो है रेडिश दिखता है, ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर वो हम देख लेते हैं। तो ये हमने मतलब क्वेश्चंस लगाए, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेसिकली टीआर के ऊपर आए, जैसे मैंने आपको बताया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि सीएपीएफ 2019 का ब्रिलियंस ऑफ डायमंड क्यों है, हमें पता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, आंसर इज डी। और सीएपीएफ 2008 का भी क्वेश्चन है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो किस में ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें पता है कि इसका आंसर है स्पार्कलिंग डायमंड। ये दोनों एक तरह से मतलब एक तरह से ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और ऑप्टिकल फिनोमिनन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपगेशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज, जैसे कि मैंने बताया था ऑप्टिकल फाइबर में हम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक जो है लाइट को भेज सकते हैं एक के बाद, मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट टी आई आर है, आंसर इज सी अगेन। बाकी ये टी आर के एप्लीकेशन है, उसके एग्जाम्पल्स है, ये आप पढ़ सकते हैं। मिराज फॉर्मेशन इन डेजर्ट जो हमको पता है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, लूम इन कोल्ड कंट्रीज, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार। द फिनोमिनन ऑफ मिराज अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि हमने देखा था, ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंसर इज अगेन डी, ठीक है। तो ये सीएपीएफ 2018 का अगला क्वेश्चन है, इसमें है द टर्म लेजर स्टैंड्स फॉर। तो जैसा हमने बताया था कि अगर हमको कोहेरेंट लाइट चाहिए, जिसमें कोहेरेंट लाइट क्या होती है, जिसमें एक वेव होती है हमारी, लाइट इज अ वेव, और वेव में एक फेज होता है, तो अगर हमको फेज सेम चाहिए उसे हम बोलते हैं कोहेरेंट लाइट, ठीक है। कोहेरेंट अगर लाइट चाहिए आपको याद रखना है वो लेजर से मिलता है, और लेजर की जो फुल फॉर्म है वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है, तो हेंस द आंसर इज ए, ठीक है। और ये सीएपीएफ 2014 का क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है हमें। तो शाइनिंग, तो इसमें आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। सबसे पहले कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बताया कलर हमें किसी भी चीज़ का ऐसा दिखता है जो लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में जो है मतलब एक तरीके से आती है, तो कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमें दिखता है रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। कलर ऑब्जर्व थ्रू अ कलर्ड ग्लास, अगर मैं कोई भी ग्लास देख रहा हूँ तो वो सिर्फ जैसे अगर ऐसा होता है हम स्पेक्स पहनते हैं या फिर एक मतलब सन ग्लासेस, और ऐसा होता है कि उसमें रेड ग्लास है तो हमको सब कुछ रेड दिखता है, उसका रीज़न ये है जो लाइट रेज आ रही है वो सारी रेज रोक लेगा और सिर्फ रेड जो लाइट है वही हमारी आइज़ में आएगी, ठीक है। तो इसका है ट्रांसमिशन। बेंडिंग ऑफ इमेज ऑफ रॉड पार्शियल विद इन वाटर, अगर हम पेंसिल को या रॉड को ऐसे पानी में डिप करें तो हमको उठी हुई लगती है वो, तो इसका हमें पता है रीज़न है रिफ्रैक्शन। तो और लास्ट जो चीज़ है शाइनिंग ऑब्जर्व व्हेन वन स्टेप्स, ये मतलब आप एलिमिनेशन से भी हो जाएगा, बाकी 3 हो गए हैं, तो दिस इज फ्लोरोसेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट फाउंड इन द स्काई आर ड्यू टू फेनोमेना ऑफ, ये सीपी 2013 का क्वेश्चन है, जैसे हमने देखा इसका रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसका आंसर एक्चुअली हाँ इसका हो जाएगा हमारा एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट का हो जाएगा बी, ठीक है। अगर रेडनेस है सन की, रेडनेस के लिए जो है सन की रिस्पॉन्सिबल है स्कैटरिंग, लेकिन अगर हमको 2 मिनट पहले ही सनराइज दिख रहा है और 2 मिनट बाद तक हमको सन दिख रहा है, उसका रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है। बाकी ये रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस आप और देख सकते हैं। When a beam of white light is allowed to fall on prism, the maximum deviation of emerging colors occurs for, हमें पता है मैक्सिमम डेविएशन होता है वायलेट लाइट का, ठीक है। वायलेट लाइट मतलब सबसे कम जिसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, ठीक है। तो हेंस बी इज द आंसर। द ऑप्टिकल फिनोमिनन दैट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रेनबो ऑन अ रेनी डे, आपको याद रखना है रेनबो का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल प्रिज्म वाले कॉन्सेप्ट की तरह एक तरह से सेम है, ठीक है। बस फर्क ये होता है प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में जब प्रिज्म होती है तो ग्लास की प्रिज्म होती है, ये डिस्पर्जन करती है, डिस्पर्जन मतलब वाइट लाइट को सेपरेट करती है 7 कंपोनेंट्स में जो कि वेव की ओर से हमको मिलते हैं, ठीक है। और यही चीज़ होती है रेनबो में वाटर ड्रॉपलेट्स काम करती हैं प्रिज्म का, वाटर ड्रॉपलेट जो होती हैं छोटी छोटी, जब बारिश होती है वो सनलाइट को 7 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देती है, जिसे हम रेनबो कहते हैं। तो ये डिस्पर्जन ही है लाइट का, बट बाय
रेन ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्स इन सोप बबल्स इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, अगेन कहीं पे भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत सारे कलर्स बन रहे हैं, ठीक है, वाइट लाइट से, तो आपको ये समझ जाना है कि वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का जो है वो क्वेश्चन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल डिस्पर्जन है। ये क्वेश्चन एनडी में भी आया है। द स्प्रेड इन कलर्स इन रेनबो ऑन स्काई इज प्राइमरी ड्यू टू, हमें पता है, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। ये क्वेश्चन है CDS 2009 का। लेजर इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस अ बीम ऑफ वाइट लाइट, कोहेरेंट लाइट, माइक्रोवेव, एक्सरेज। तो हमें पता है कि सिर्फ जो कोहेरेंट लाइट जब हमें चाहिए होती है, जिसमें लाइट का जो फेज है, फेज एंगल जो होता है जैसे साइन ओमेगा टी, वो जो फेज है वो सेम रहता है, उसे हम बोलते हैं कोहेरेंट लाइट। ये हमको मिलता है एक लेजर से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन है CDS 2010 का। क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू पुअर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ये बिल्कुल सही है, इज आर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट हमें स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। रेड पार्ट ऑफ लाइट शोज मोर स्कैटरिंग देन ब्लू लाइट इन एटमॉस्फेयर। इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर देयर वुड बी नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड स्काई विल लुक ब्लैक, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ओनली 3। ठीक है, इसमें क्या है, क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू पुअर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू। ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग ब्लू का होता है। ठीक है, इसलिए हमको जो स्काई है वो दिखती है ब्लू। रेड पार्ट ऑफ लाइट शोज मोर स्कैटरिंग देन ब्लू लाइट। अगर ऐसा होता तो हमको एटमॉस्फेयर रेड दिखता, ब्लू नहीं दिखता। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट भी गलत है। इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर देयर वुड बी नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड स्काई विल लुक ब्लैक। ये हमने देखा ही था, जैसे कि सन से लेकर अर्थ के एटमॉस्फेयर से पहले तक हमको सारी की सारी जो सोलर सिस्टम है, सारा का सारा स्पेस डार्क दिखाई देता है। ठीक है, चाहे वो सन है उसके बाद भी। तो ये एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए, तो ब्लैक इसका आंसर है। सो ओनली 3, सिर्फ ये थर्ड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, बाकी 2 स्टेटमेंट गलत है। ये क्वेश्चन है CDS 2010 का। एज द सनलाइट पासिस थ्रू एटमॉस्फेयर द रेज आर स्कैटर्ड बाय टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, पोलन, सूट एंड अदर माइन्यूट पार्टिकुलेट मैटर। व्हेन वी लुक अप स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग मिड डे बिकॉज। ठीक है, तो देखिए, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोस्ट, ब्लू लाइट इज अब्जॉर्ब्ड मोस्ट, इज रिफ्लेक्टेड मोस्ट। तो हमको पता है इसका रीजन है ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोस्ट, सबसे ज़्यादा फैलती है स्काई में ब्लू लाइट, इसलिए हमको ब्लू दिखती है स्काई। CDS 2011 का ये क्वेश्चन है। ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज रिफ्लेक्ट्स हेवीली कलर, एब्जॉर्ब्स ब्लैक कलर, रिफ्लेक्ट्स ब्लैक कलर। अब देखिए, इसका बेसिकली सिंपल है, हमको पता है इसमें एक, मतलब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको पता है कि जो वाइट लाइट के कंपोनेंट्स होते हैं विबग्योर होता है। ठीक है, अब इसमें कोई भी ब्लैक लाइट कोई कुछ नहीं होती, ब्लैक, देयर इज नो ब्लैक लाइट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ब्लैक कलर, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लैक लाइट तो कोई ब्लैक लाइट होती ही नहीं है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड हमको क्यों लगता है ब्लैक, जितने भी ब्लैक बॉडीज हैं हमको ब्लैक इसलिए दिखती हैं क्योंकि वो सारे कलर अब्जॉर्ब कर लेती हैं, तभी हम कहते हैं ब्लैक अच्छा अब्जॉर्बर है। ठीक है, वो सारे कलर अब्जॉर्ब कर लेती हैं तो हमको ब्लैक दिखेगा, जैसे हमको स्काई डार्क दिखेगा अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर। ठीक है, एब्जॉर्ब ब्लैक कलर भी नहीं है, ब्लैक कलर तो ब्लैक लाइट ही नहीं है, तो ब्लैक कलर कैसे अब्जॉर्ब वो कर लेगा। तो डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर मतलब वो सारे के सारे कलर्स अब्जॉर्ब कर लेता है, पूरी की पूरी वाइट लाइट, पूरा पूरा वेबग्योर का जो हमारा विजिबल का कंपोनेंट है। हेंस द आंसर इज बी। ये है दोस्तों CDS 2013 का क्वेश्चन। डिस्पर्शन प्रोसेस फॉर्म स्पेक्ट्रम ड्यू टू वाइट लाइट फॉलिंग ऑन अ प्रिज्म, लाइट वेव विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, अब जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, हमें पता है कि वाइट लाइट में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, वो होती है वायलेट की, वो है 400 नैनोमीटर, और रेड की हाईएस्ट है वो है 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो हमको पता है 400 नैनोमीटर की वायलेट जो होती है विबग्योर उल्टा बनता है, सबसे ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट होती है, सबसे ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्ट द मोस्ट इज द आंसर। द आंसर इज ए। और ये दूसरा क्वेश्चन है CDS 2008 का। वाई इज इट डिफिकल्ट टू सी थ्रू फॉग। ठीक है, फॉग में जब बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें देखना क्यों मुश्किल होता है। जैसा मैंने बताया, हमें कोई भी चीज़ तब दिखती है जब रेज जो उससे आ रही हैं उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वो हमारी आइज़ में मतलब आती है। ठीक है, फॉग जब बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि बहुत सारे स्कैटर कर देंगे लाइट को फॉग पार्टिकल्स। ठीक है, फॉग स्कैटर कर देंगे लाइट, और वो लाइट हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी, इस वजह से हमको नहीं दिखेगा फॉग में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। ये एक और क्वेश्चन है CDS 2013 का। अरे ऑफ व्हाइट लाइट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ ऑल कलर्स आर रिफ्लेक्टेड द सरफेस वुड अपीयर।
हाँ, तो जैसे मैंने बताया, हमें पता है कि वेव गाइड वाली लाइट होती है कलर्ड वाली, और वाइट लाइट होती है, ब्लैक लाइट नहीं होती है कोई। ऑब्वियसली अगर वाइट लाइट फॉल कर रही है किसी ऑब्जेक्ट पे और सारे कलर रिफ्लेक्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो वाइट लाइट, वो चीज़ हमें वाइट दिखेगी। ठीक है, वाइट कलर रिफ्लेक्ट होगा तो हमें वाइट ही दिखेगा जो हमारी आइज तक पहुंच रहा है। हेंस द आंसर इज बी। ये क्वेश्चन है CISF ACLDC 2014 का। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सोर्सेज इज बेस्ट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मैंने कहा ना मोनोक्रोमेटिक, तो मोनोक्रोमेटिक का यही मतलब होता है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है बेसिकली एक कलर की जो लाइट है, ठीक है, कोहेरेंट लाइट होनी चाहिए वो। इसे हम फिजिक्स में बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, जो कोहेरेंट लाइट हमको देते हैं जिसमें फेज सेम होता है, ठीक है, फेज सेम होना चाहिए, उसे बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। तो अगर मोनोक्रोमेटिक हमको देखिए तो लेज़र से मिलता है, हमें पता है। तो बल्ब, फ्लोरेसेंट ट्यूब, सोडियम लैंप, इनसे नहीं मिलेगा, वो सेमीकंडक्टर लेज़र से मिलेगा। सेमीकंडक्टर से बेसिकली लेज़र बनती है, उसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हेंस द आंसर इज डी। ये है क्वेश्चन CDS 2018 का। व्हेन द सन इज नियर होराइजन ड्यूरिंग द मॉर्निंग और इवनिंग इट अपीयर्स रेडिश। द फिनोमिनन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑब्जर्वेशन इज। हमें पता है इसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ब्लू लाइट जो है वो सारी की सारी स्कैटर हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो हमको जो है ब्लू दिखेगा सारा का सारा एटमॉस्फेयर, बट रेड लाइट सीधा हमारी आइज में आएगी, वो स्कैटर नहीं होगी। ठीक है, सनलाइट जो है तो हमको रेडिश दिखेगा जो सन है। और TIR का एक और ये क्वेश्चन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, हमें पता है लाइट ट्रेवल कहाँ से कहाँ करती है, में डायमंड है। डायमंड बहुत ज़्यादा डेंस मीडियम है और हवा जो है रेयर है। तो डेंस से जब मीडियम रेयर में आती है तो हम उसे बोलते हैं TIR। तो वही है डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, अकर्स विद नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी। ऐसा तो कुछ नहीं है कि लॉस ऑफ इंटेंसिटी हो जाता है लाइट का ऑप्टिकल फाइबर से, इसलिए हम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक लाइट को जो है मतलब ट्रैवल कर सकती है लाइट विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।